सबको तो पता है आज हम लोग किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, सबसे ज्यादा चर्चित विषय जीएसटी पर। हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है क्या हमारा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो जीएसटी, जिसको अभी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब क्या किया, देश के नाम संबोधन दिया, तो उसमें कहा नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स, या फिर मीडिया वाले इसको बोल रहे हैं जीएसटी 2.0 या फिर जीएसटी 2.0। ठीक, तो आखिर क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है आपका जीएसटी, पूरा इसका पृष्ठभूमि जानेंगे। जीएसटी क्यों आया हमारे देश में, कैसे आया, किस प्रकार का कर है, कैसे जीएसटी को लाना पड़ा, उससे क्या फायदा हुआ, क्या नफा नुकसान हुआ, और हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, एक आम आदमी को भी ये समझ आ जाएगा कि जीएसटी आखिर है क्या। प्रारंभ में जीएसटी के बारे में समझना बहुत मुश्किल था, आज हम लोग एकदम इजी तरीके से पूरा बेसिक से उसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे मेरे साथ, और जोर जोर से जब बोलेंगे तो आपको भी क्या होगा, सारी चीजें बोलेंगे तो याद होगा। ठीक है, तो मैं जो बोलूंगा, जो पूछूंगा, आप लोग मेरे साथ क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो शुरू करें जीएसटी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीएसटी की पृष्ठभूमि, टैक्स के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, जीएसटी क्या है, एक टैक्स है। एक क्या है, टैक्स। टैक्स मतलब कर। अब कर किसको बोलते हैं, कर किसको बोलते हैं, किस चीज का मतलब कर होता है, कर आखिर होता क्या है, कर के बारे में आप लोगों को पता होगा। कर बेसिकली होता है, अगर हम सामान्य संवैधानिक भाषा में समझें, ठीक, तो सरकार द्वारा किसी कानून के तहत, किसके तहत, शब्दों पर ध्यान देना, सरकार द्वारा किसी कानून या फिर अधिनियम के तहत जनता से लिया गया कोई शुल्क या अधिभार, जो जनता के लिए अनिवार्य वित्तीय भार हो, वो क्या कहलाता है, कर कहलाता है। ठीक, मतलब हमारे ऊपर कोई वित्तीय भार, हम कोई पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, लेकिन वो किसी अधिनियम, किसी कानून, किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दे रहे हैं, तब वो कर कहलाएगा। नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति, नेता मंत्री आएगा, हफ्ता मांग के आपसे ले जाएगा, तो वो कर नहीं कहलाएगा। ठीक, होता है ना, इधर रायगढ़ में भी कहीं पे हफ्ता मांगने आते हैं, वो हफ्ता मांग के ले जाना, वो सब कर नहीं कहलाता। सरकार भी ले रही है, तब भी अगर संवैधानिक तरीके से नहीं ले रही तो वो कर नहीं कहलाएगा। संविधान के कहीं पे लिखा होगा, उस संविधान के नियम के तहत अगर सरकार हमसे कुछ शुल्क ले रही है तो वो क्या कहलाएगा, कर कहलाएगा। ठीक, कर दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, सिंपल समझने के लिए, कितने प्रकार के कर, कौन कौन से कर, एक और एक अप्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। अब प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। ठीक, सरकार को हम पैसा दे रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत दे रहे हैं, तो हम कह रहे हैं उसको कर। देने का तरीका दो प्रकार का हो गया, एक प्रत्यक्ष तरीके से और एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब समझो, सरकार हमसे कोई पैसा शुल्क मांग रही है सीधा, कि आप हमको पैसा दो शुल्क के रूप में इस अधिनियम के तहत, जैसे कि आयकर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना हुआ है, हमारे प्रावधान है, उसी के तहत हर व्यक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक आय के स्तर पर पहुंच जाता है तो हमको गवर्नमेंट को अतिरिक्त राशि पर कर देना पड़ता है, वो आयकर कहलाता है। गवर्नमेंट हमको डायरेक्ट बोलती है कि हमको कर दो, क्योंकि तुम्हारी आय सीमा जो निर्धारित की गई है इनकम टैक्स एक्ट में उससे ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सरकार के अकाउंट में पैसा फिर जमा कराते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सरकार ने हमसे मांगा, हमने प्रत्यक्ष रूप से सरकार को दे दिया कर। लेकिन इसमें देने वाले भी हमें, ठीक, और हमारे ऊपर भी भार लग रहा है, मतलब कर का भार भी हमारे ऊपर लग रहा है, मतलब भार मतलब हम दे रहे हैं, और देने वाले भी कौन हुए, हम ही हुए। सब चीज इसमें क्या है, हम है। तो ये सारा चीज क्या हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। अप्रत्यक्ष कर क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कर का भी अंतिम भार हम ही पर आएगा, देने वाले भी कौन होंगे, हम ही होंगे, लेकिन हम सीधा डायरेक्ट सरकार को नहीं देंगे। अब ये कैसे होगा, तो हम नहीं देंगे तो कौन देगा सरकार को फिर ये कर, पैसा जाएगा हमारी जेब से, किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा, लेकिन हम अपने हाथ से सरकार को नहीं दे रहे। अब हम नहीं दे रहे तो यह प्रत्यक्ष कर किसके थ्रू जाएगा, जेब से जाएगा हमारी, लेकिन देने वाला व्यक्ति होगा कोई और, तो इसको क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष कर। तो देने वाला व्यक्ति अब कौन होगा, दुनिया का हर इंसान, या फिर आप भारत की दृष्टिकोण से देखोगे तो भारत का हर व्यक्ति जो तुरंत पैदा होता है वो भी क्या करता है, टैक्स देता है। मतलब एक आदमी ऐसा नहीं है भारत में, वो कहे गरीब 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 हो, एकदम पड़ा हो फुटपाथ पर, वो बोलेगा कि मैं टैक्स नहीं देता, तो गलत बात है। हर आदमी जो पैदा हुआ है आज, वो भी अभी टैक्स दे रहा होगा, कहीं ना कहीं रूप से दे रहा होगा, और वो अप्रत्यक्ष रूप से देता है कर। अब कैसे देता है कर, अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः लगाया जाता है वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर। कोई वस्तु उत्पादित होती है
और उसका जब कोई व्यक्ति उपयोग करता है तो उपयोग करने वाला व्यक्ति यानी कि जो अंतिम उपभोक्ता होता है वही कौन सा कर देता है, अप्रत्यक्ष कर। लेकिन वो सरकार को सीधा नहीं देता। कैसे नहीं देता वो समझो। आप में से सब किसी न किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हो, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, और सोते समय भी हर समय किसी न किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हो, और हर चीज का उत्पादन हुआ है, हर चीज निर्मित हुई है, और उस हर चीज को आपने खरीदा है। आपने नहीं खरीदा, आपके पापा ने खरीदा है, लेकिन उपयोग आप कर रहे हो। तो उस खरीदी हुई चीज पर आपने कहीं ना कहीं पर टैक्स दिया है, वो आपको पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो टैक्स आप दे देते हो दुकानदार को। किसको? और वो दुकानदार दे देता है जहां से वो थोक में माल लाया है उसको, वो थोक व्यापारी दे देता है उस कंपनी को जिसने उस वस्तु का उत्पादन किया है, और वो कंपनी दे देती है किसको? उस कर को, सरकार को। या फिर सीधा वो व्यापारी दे देगा सरकार को। तो हम नहीं देते, हम जिससे खरीदते हैं वो व्यक्ति क्या करता है? उस टैक्स को सामने वाले को देता है, यानी कि सरकार को देता है। ये समझ आया कि नहीं? ठीक। प्रत्यक्ष कर में आता है आपका आयकर। क्या आता है? आयकर, यानी कि व्यक्ति के आय पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? आयकर कहलाता है। निगम कर, कारपोरेट टैक्स कहते हैं, जो निगम कर होता है वो भी क्या होता है? एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, इस पर अभी हम ज्यादा नहीं जाएंगे। हमारा आज का विषय क्या है? जीएसटी। मैं एक पृष्ठभूमि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जीएसटी क्या है वो आपको समझ आए। ठीक, ये लगता है सीधा व्यक्तियों पर, ठीक है, इनकम पर लगता है, डायरेक्टली लगता है, लेकिन ये लगता है कि इस पर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगता है। अब ये कितने प्रकार का होता है? बहुत प्रकार का होता है, 17-18 प्रकार का होता है। ठीक, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट समझो, जीएसटी किस प्रकार का कर है अभी हम जो पढ़ेंगे वो अप्रत्यक्ष कर है। पहले जीएसटी नहीं था, इसको संविधान संशोधन करके लाया गया है। संविधान संशोधन करके लाया गया, हमारे संविधान में जोड़ा गया, इससे संबंधित कानून बनाए गए और लागू किया गया। जीएसटी जब नहीं था तो 17-18 प्रकार के हमारे देश में लगते थे अप्रत्यक्ष कर। ठीक, वो सभी अप्रत्यक्ष कर, जैसे सीमा शुल्क लगता था, विक्रय कर लगता था, वेट लगता था, ऑक्ट्राय लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगता था, बहुत सारे चुंगी कर लगते थे। ठीक है, सीमा शुल्क, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले पर एक्साइज ड्यूटी लगता, बहुत सारे क्या लगते थे? कर लगा करते थे। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि ये अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी किस प्रकार का कर है और आयकर। ये अप्रत्यक्ष कर होता है प्रगतिशील कर। कैसे कर होता है? प्रगतिशील कर क्या होता है? प्रगतिशील शब्द का मतलब क्या होता है? एक मिलेगा आपको प्रतिगामी और एक मिलेगा प्रगतिशील। कई एग्जाम में ये पूछा हुआ है, प्रगतिशील कर क्या होता है और प्रतिगामी, यानी कि प्रत्यक्ष कर किस प्रकार का कर है? तो प्रगतिशील कर है। और अप्रत्यक्ष कर किस प्रकार का कर है? तो प्रतिगामी प्रकृति का। अब समझो ध्यान से, प्रगतिशील और प्रतिगामी का मतलब समझ गया, मतलब पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आयकर सरकार क्यों लेती है? एक कारण अगर हम देखें तो व्यक्ति आय से अपना निश्चित सीमा से जो निर्धारित की उससे ज्यादा आय कमा रहा है। अगर एक व्यक्ति ज्यादा आय कमा रहा है, ठीक, और अगर सरकार उससे कर नहीं लेगी तो व्यक्ति क्या होता जाएगा? दिन प्रतिदिन अमीर होते जाएगा। और उसके पास क्या होगा? मतलब अर्थव्यवस्था एक ही जगह सेंट्रलाइज हो जाएगी, कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही चले जाएगी, जो कि है भी देश में। लेकिन फिर भी ये कर प्रणाली कहीं ना कहीं रूप से उसको बचाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कर लेना सरकार के लिए नितांत आवश्यक है। किसी भी देश को चलाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए कर लेना जरूरी है। और प्रगतिशील कर का मतलब ये होता है कि अगर सरकार सबसे कर लेना शुरू कर दे, सब व्यक्ति से कर लेना शुरू कर दे, तो क्या हो जाएगा? गरीब से भी कर लेगा तो गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर से कर लेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब व्यक्ति क्या होता जाएगा? गरीब। तो सरकार ने फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पारित किया, उसमें कुछ नियम कानून बनाए। उस नियम कानून के तहत उन्होंने कहा कि हम कर उस व्यक्ति से लेंगे जो एक निश्चित सीमा से अधिक आय कमा रहा है, और उस पर भी हम ये देखेंगे कि कौन कितना ज्यादा आय कमा रहा है। क्या? कौन कितना ज्यादा, मतलब जो व्यक्ति जितना ज्यादा आय कमाएगा उससे उतना ज्यादा आयकर लिया जाएगा। ये समझ आया कि नहीं? उसी को बोलते हैं प्रगतिशील। मतलब अगर एक व्यक्ति 10 लाख कमा रहा है तो उसको उस हिसाब से उससे कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर एक व्यक्ति 10 करोड़ कमा रहा है तो उससे 10 करोड़ के हिसाब से ज्यादा कर लिया जाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब जो जितना ज्यादा कमाएगा उससे उतना ज्यादा कर लिया जाएगा। तो इससे होगा क्या? मतलब मेंटेन रहेगा इकोनॉमिक्स। एक व्यक्ति ज्यादा अमीर नहीं होगा, जो गरीब है ज्यादा गरीब भी नहीं होगा। ये इसी को कहते हैं क्या? प्रगतिशील कर प्रणाली है ये। प्रतिगामी क्या होता है? प्रतिगामी मतलब इसमें सबको देना होगा, सब पर समान मात्रा में लागू होगा। ये किस पर लागू होगा? आय के आधार पर। जितना ज्यादा आय उतना ज्यादा कर, प्रगतिशील कर। जितना ज्यादा आय उतना ज्यादा कर, प्रगतिशील कर। और प्रतिगामी कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सबको कर देना पड़ेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो भारत का हर व्यक्ति क्या करता है? अप्रत्यक्ष कर देता है किसी न किसी रूप में।
आप कपड़ा पहन रहे हो उस पर कर दिया है, आप खाना खा रहे हो उस पर आप कर दे रहे हो, आप सो रहे हो बेड पर उस पर भी खरीदे हो, मतलब हर चीज में आपने क्या दिया है, टैक्स दिया है। तो कहीं ना कहीं रूप से हर व्यक्ति क्या करदाता है, ये समझ आया कि नहीं। अब अप्रत्यक्ष कर के लिए, यानी कि इस आयकर को देखने के लिए सीबीडीटी नाम का एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं इसको, संस्था है, खाली याद रखना भी, सीबीडीटी, क्या, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और अप्रत्यक्ष करों के देख रेख के लिए भारत में एक संस्था बनी जिसको कहते हैं सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, क्या होता है इसका मतलब, इनडायरेक्ट कस्टम होता है। इसको अभी इतना नाम खाली याद रखो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। ये एक संस्था है, पूछ सकता है कि सीबीआईसी किससे जुड़ी संस्था है, तो अप्रत्यक्ष कर। सीबीडीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स से याद रखना, डायरेक्ट टैक्स, इसका इनकम, इसको बोलते हैं कस्टम, सीमा शुल्क को क्या बोलते हैं, कस्टम। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम्स इसमें आते हैं, अप्रत्यक्ष कर जिसको बोलते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है अभी। अब हम लोग समझते हैं भारतीय संविधान में ये करों का जो पूरा जाल है, कैसे है, क्या है, कैसे निर्धारित होता है, कैसे जीएसटी आया, सारा चीज, ठीक है। भारतीय संविधान बात करता है आर्टिकल 246 में, किसमें, आर्टिकल 246 मिलेगा आपको। इस आर्टिकल 246 में कहा गया है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। भाग 11 में मिलेगा आपको, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। उस 22 भाग में से 11वें भाग के 246वें आर्टिकल में आपको मिलेगा क्या, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। मतलब जब हमारे देश का संविधान बना तो ये कहा गया कि कुछ शक्तियां राज्य के पास भी होगी और कुछ शक्तियां केंद्र के पास भी होगी। कि कैसी शक्तियां, किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्तियां, नियम बनाने की शक्तियां। मतलब ऐसा नहीं कि राज्य भी है देश में तो सिर्फ राज्य ही कानून बनाए, अपने मन से बनाए, या फिर देश है तो केंद्र सरकार ही सारा कानून थोप दे राज्य के ऊपर, ऐसा नहीं। क्या किया गया, केंद्र को संप्रभुता देते हुए यह कहा गया, केंद्र ने कहा कि हर राज्य को हम संप्रभुता देते हैं, कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन पर आप भी कानून बनाओगे और कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन पर हम भी कानून बनाएंगे, और कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन पर तीनों मिल करके, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं को क्या किया, शक्तियों को बांटा। वो किस अनुच्छेद में मिलेगा आपको, 246। लेकिन इतना सारा मतलब बिंदु था, मतलब इतने सारी सूचियां थी कि किस पर कौन कानून बनाएगा, उन सारी सूचियों को यहाँ पे लिखना क्या था, पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने कहा अगर आपको देखना है कि ये सारी चीजें कहाँ पे है, कि किस चीज पर सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किस चीज पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, अगर इस चीज को आपको देखना है तो आप कहां चले जाओ, भारतीय संविधान की अनुसूची 7, सारा चीज आपको मिल जाएगा वहां पर। और वहां पर दे दिया गया फिर सूची, क्या, इन शक्तियों का सूची कि कौन कौन सी शक्तियां कानून बनाने की किसके पास है। और उसमें 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची यानी कि केंद्र सूची जिसको कहते हैं, ठीक, इसको संघ सूची हो गया, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, बस हिंदी में याद रखो। इसको केंद्र से भी याद कर सकते हो, इसको राज्य से, इसको संवर्त। अब इस सूची में पूरा ऐसे 100 लिस्ट दे दिया, पूरा 100 बिंदु दे दिया, और बोला कि इन 100 पर कौन कानून बनाएगा, 100 बिंदुओं पर संघ सूची मतलब केंद्र सरकार कानून बनाएगी। फिर ऐसे करके 60-70 और दे दिया, उस पर बोला कि कौन बनाएगी, राज्य सरकार नियम बनाएगी। और दे दिया और सारा लिस्ट, बहुत सारा जो बचा खुचा थोड़ा मोड़ा था उसको दे दिया, और बोला कि इन पर कौन बनाएगी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाएंगे, दोनों एक साथ एक टेबल पर बैठेंगे, दोनों मिल करके बनाएंगे, ठीक। और उसी में आयकर को रखा मतलब केंद्र सरकार ने अपने पास। तो आयकर पर, भारत में आय पर कानून कौन बनाता है, पूछ सकता है ना, अभी हाईलाइट में है ना टैक्स पर पूरा। तो आय पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार की राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ठीक, जोर से बोलो। संघ सूची में है आयकर शामिल, ठीक, 100 लिस्ट है, उस 100 में 82वें नंबर की प्रविष्टि, उसको 100 प्रविष्टियां बोली जाती है, उसमें 82वां नंबर की प्रविष्टि में लिखा हुआ है आय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, परंतु कृषि आय को छोड़कर। क्या लिखा है, ठीक, अगर कोई व्यक्ति कृषि कार्य करके कोई पैसा कमा रहा है तो उस पर केंद्र सरकार नियम कानून नहीं बनाएगी कि इसके पैसे पर मैं कर लूं। जैसे छत्तीसगढ़ में धान का खेती होता है, कृषि खेती किसानी होती है, व्यक्ति खेती किसानी से पैसा कमा रहा है, उस पर सरकार कर नहीं लेती, बाकी सबसे लेती है कर, लेकिन कृषि उपज से जो आपको आय होती है उस पर सरकार कर। तो साफ साफ लिखा है इस 82वें नंबर के प्रविष्टि पे कि आय पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन कृषि आय को छोड़कर। तो कृषि आय पर कानून कौन बनाएगा,
राज्य सरकार, उसको दे दिया गया भाई कि हर राज्य में अलग अलग प्रकार के कृषि उत्पाद होते हैं, आप अपने अनुसार से देख लो भाई राज्य कि अगर आपको उस पर टैक्स लेना है, अगर कानून बनाना है तो आप बना लो, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। लेकिन गौरतलब बात यह है कि आज तक किसी भी राज्य ने अपने राज्य पर कृषि पर कोई कर संबंधी कानून नहीं बनाया है। बनाएगी तो सरकार गिर जाएगी। अगर मान लो छत्तीसगढ़ में ही भाई बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर आय कर तो लेती है केंद्र सरकार, और ये सरकार राज्य सरकार आपसे लेना शुरू कर दे कौन सा कर, कृषि पर कर, यानी कि जो आप धान बेचकर भी पैसा कमा रहे हो उस पर भी टैक्स लगा देगी। 2.5 लाख से ज्यादा धान बेचोगे तो आप 5% कर दोगे, ले फिर हो गया उसका, सरकार 2 दिन में गिर जाएगा। ठीक, तो राज्य सरकार जानती है, इसीलिए क्या करती है, कोई राज्य सरकार, भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो क्या किया है, इस पर कोई कानून बना के टैक्स लेता हो। ठीक, लेकिन याद रखना है कि इस पर अधिकार किसको दिया गया है। अब बच गया अप्रत्यक्ष कर। ठीक, क्या बच गया, अप्रत्यक्ष कर। भाई अब अप्रत्यक्ष कर पर कौन कानून बनाएगा, तो सरकार ने कहा कि इस पर ना तो मैं अकेले बनाऊंगा ना तू अकेले बनाएगा, इस पर हम बनाएंगे दोनों भाई मिलकर, केंद्र और राज्य मिलकर। तो इसको डाल दिया गया अप्रत्यक्ष कर को कहां पर, समवर्ती सूची में। किसमें डाला गया, समवर्ती सूची क्या है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाती है, तो समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और संविधान संशोधन करके पहले यहां पे समवर्ती सूची में लिखा था अप्रत्यक्ष करों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, समवर्ती सूची में है। लेकिन अब जीएसटी उसको सारा कर को मिला करके जीएसटी बनाएगा, अभी बताऊंगा सारा पृष्ठभूमि आपको। तो अभी जीएसटी किसमें शामिल है, याद रखना आपको किसमें है। हाँ, तो याद क्या रखना है, आय पर कानून कौन सी सूची, संघ सूची। ठीक, कृषि पर कानून राज्य सूची, और जीएसटी किस सूची का विषय है, समवर्ती। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, इतना याद हुआ कि नहीं। अब इसको समझने के बाद अपन आते हैं जीएसटी के बारे में। अब फाइनली अब जीएसटी तक पहुंच रहे हो ना, धीरे धीरे समझ आ रहा है ना जीएसटी कहां से आया, अब और समझ आएगा। ठीक, जीएसटी कब आया कैसे आया उसको मैं अभी बताऊंगा, लेकिन जीएसटी पहले कौन देता है ये समझ लो। जीएसटी कितने प्रकार का होता है, क्या क्या शब्द आएंगे, ये पहले सारा चीज समझ लो, फिर आखिर में एक पूरा आपको खाका इसका बताऊंगा कि जीएसटी कैसे आया, कौन किया कैसे। ठीक, पहले समझो जीएसटी। जब जीएसटी भारत में आया 2017 में, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू हुआ। सभी व्यवसायियों की नजर टिकी हुई थी किस पर, सरकार पर। सरकार को ताक रही थी कि क्या चीज, क्या ये जीएसटी नाम का चीज आ गया। राज्य सरकार भी चिंतित थी। क्यों चिंतित थी, चिंता का कारण यह था कि जब जीएसटी नहीं था, ठीक, जब जीएसटी नहीं था तो देश में होता यह था कि कोई सामान कहीं पर बना, मान लो ये बना गुजरात में, कहां पर, गुजरात में बना, और इस सामान को ले आए हम कहां, छत्तीसगढ़। गुजरात से छत्तीसगढ़ आया, हो सकता है छत्तीसगढ़ वाले ने भेज दिया उड़ीसा बेचने को। ठीक, मतलब गुजरात से कहां आ गया, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा बिक रहा है, मतलब अलग अलग राज्यों पर वो सामान बिक रहा होता था। तो क्या होता था, कोई नियम कानून, ऐसे खास नियम कानून नहीं थे उस समय। था मात्र 17 से 18 प्रकार का, 17 से 18 प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब अप्रत्यक्ष कर उस समय लगता था। लेकिन इतने प्रकार का था, कहां पे कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है किसी को समझ नहीं आता था। एक राज्य बोलता था कि मैं जो सामान बना रहा हूं उस पर 8% अप्रत्यक्ष कर लूंगा उसका। ठीक, विक्रय कर बोल दे रहा है उसको। कोई राज्य बोल रहा है कि मैं विक्रय कर लूंगा उसको, अगर तुम हमारे राज्य में बेचोगे तो नहीं, मैं 8 नहीं 10% लूंगा। कोई उड़ीसा बोल रहा है कि मेरे राज्य में बेचोगे उसी सामान, मैं 15% कर लूंगा बेचोगे तो उस पर। ठीक है, अब हर राज्य में उसी वस्तु, एक ही वस्तु, एक ही कंपनी की वस्तु, दूसरे राज्य में उसका कर अलग, अलग राज्य में उस पर कर अलग। अब जब कर अलग अलग तो मूल्य भी क्या हो जाएगा उसका, अलग अलग। तो समस्या हो गया, एक ही चीज, एक ही देश, एक ही राष्ट्र, एक ही उत्पाद, लेकिन बिक अलग अलग जगह पर क्या है, अलग अलग मूल्यों पर है। समझ आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ आ, डायरेक्ट पूछना। ठीक है, अलग अलग राज्यों पर एक ही वस्तु अलग अलग मूल्य पर बिकने लगी। अब देश में क्या हो गया, इससे एक मार्केट एक है, बाजार एक है, लेकिन मूल्य अलग अलग हो गया। तो व्यक्ति क्या करता था, जहां सस्ता मिलता था वहीं चला जाता था। छत्तीसगढ़ वाले अगर कोई चीज उड़ीसा में सस्ता मिल रहा है तो वहां से जाके ले आता था, उड़ीसा वाला कोई छत्तीसगढ़ में सस्ता मिल रहा है उसी चीज को तो ले आता था। ऐसे होने लगा। अब इससे पूरी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, डगमगा गई। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि किसी भी देश को विकसित होने या फिर विकास करने के लिए क्या जरूरी है, औद्योगिक विकास जरूरी है। और औद्योगिक विकास तभी होगा जब वहां उद्योग धंधे लगेंगे, और उद्योग धंधे तभी लगेंगे जब कर प्रणाली क्या होगी, सही होगी। ठीक, जब किसी भी उद्योग को लगाने में सरलता होगी, उसको व्यापार करने में आसानी होगी, तब तो ऐसे 17 प्रकार का उससे टैक्स लोगे एक जगह पर दूसरा, तो कंपनी भी क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है। मल्टीनेशनल कंपनी,
बहुराष्ट्रीय कंपनी शब्द एक आएगा अर्थव्यवस्था में। मल्टीनेशनल कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार चलाती हैं, मतलब उसका कहीं पे एक तो सेंटर होगा एक स्वदेश में, और वो कंपनियां बहुत से राष्ट्रों में क्या करती हैं, अलग अलग राष्ट्रों में बिजनेस करती हैं। अब वो कंपनियां जब किसी देश में आती हैं तो औद्योगिक विकास ज्यादा होता है। मतलब सोचो, एक बाहरी कंपनी मल्टीनेशनल जो अनेक देशों में क्या कर रही है, अपना व्यापार कर रही है, वो हमारे भारत में आएगी तो इससे व्यापार क्या होगा, भारत में भी बढ़ेगा। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों को आने में होने लगा दिक्कत। क्यों? मल्टीनेशनल कंपनी भारत आई, जीएसटी के पहले की बात है, भारत आई और देखा कि भारत तो बढ़िया देश है, यहाँ तो व्यापार के बहुत क्या है, साधन है, स्रोत है, सारा चीज है। लेकिन यहाँ टैक्स प्रणाली क्या है, गड़बड़ है। यहाँ भाई मैं जाता हूँ गुजरात में, गुजरात वाले में मैं बेचता हूँ, मैं अपना कोई मान लो एप्पल का मोबाइल आ रहा है, गुजरात में उस समय बिक रहा है 1,00,000 रुपए पे, और वहीं एप्पल का मोबाइल छत्तीसगढ़ में 1,15,000 में बिक रहा है, वहीं कहीं पे उड़ीसा में 1,20,000 पे बिक रहा है। वो कंपनी वाला देखा कि मेरे को हर राज्य के हिसाब से अपना क्या करना पड़ रहा है, रेट को इधर उधर करना पड़ रहा है, ये तो बड़ा चोचलाबाजी है बोला। अब उसको लगा कि यहाँ व्यापार करना क्या है, बहुत मुश्किल है, हर राज्य में बेचूंगा तो हर राज्य में अलग नियम कानून, अलग 17 प्रकार के करों से मेरे को गुजरना पड़ रहा है। तो ये झंझट हो गया उसको, वो छोड़ के सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत को चलने लगी। भाई यहाँ बिजनेस नहीं हो सकता, यहाँ की कर प्रणाली ठीक नहीं, इससे क्या होगा, औद्योगिक विकास धीमा हो जाएगा। अब सरकार को तो देश का विकास करना है, भले कितने भी ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी ले आए, उदारीकरण की नीति ले आए, एलपीजी की पॉलिसी ले आए, लेकिन फिर भी जरूरी था इस टैक्स प्रणाली में सुधार करना। इसका अंदाजा हो गया अटल बिहारी वाजपेयी को। किसको? सन 2000 की बात है, 2000 से 2004 के बीच में अटल बिहारी की जब सरकार थी भारत में, उस समय की बात है, उनको अंदाजा लग गया कि ये कर प्रणाली जो कहीं ना कहीं 17 प्रकार के कर हम लगा रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर, इससे ये व्यापार सिस्टम ठीक से हमारा नहीं चल सकता। भले ही हमने 1991 में उदारीकरण की नीति ले आई, लेकिन ये जो प्रणाली 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों की है, कहीं ना कहीं बाधा डाल रही है। तो उन्होंने एक समिति बनाई, उस समय 2-3 समितियां बनी, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख समिति बनी, उनको कहा गया कि आप इस संबंध में हमको कुछ सुझाव दो। तो एक कमिटी बनी, विजय केलकर समिति। क्या? विजय, डॉक्टर विजय केलकर समिति। तो प्रश्न कई बार पूछा है, यहीं से जीएसटी की अवधारणा रखी गई। किसकी? जीएसटी की। उसी कमिटी ने सबसे पहले सिफारिश की सरकार से कि भाई आप देश में जीएसटी लागू करो। क्या? जीएसटी प्रणाली लाओ, यानी कि 1 नेशन 1 मार्केट 1 टैक्सेशन। क्या कहा उन्होंने? 1 नेशन 1 मार्केट 1 टैक्सेशन। एक देश एक कर प्रणाली और एक बाजार, मतलब देश में एक देश है तो एक ही बाजार होना चाहिए, और उस पूरे बाजार पर अगर कोई वस्तु बिक रही है तो क्या है, एक ही मूल्य पर बिकनी चाहिए, एक ही मार्केट में बिकनी चाहिए। एक ही राष्ट्र है तो एक ही क्या होना चाहिए, वहां की मार्केट प्रणाली होनी चाहिए। ऐसा किसने कहा उस समय? विजय केलकर समिति ने पहले ही सुझाव दिया था, लेकिन सरकार बदलती गई। हर सरकार ने कहा कि हाँ ये जीएसटी सही है, ऐसा चलता रहा बस, लेकिन कोई सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही थी। समय आता है 2010 से 2014 के बीच का। उस समय थी कांग्रेस सत्ता में थी, बेसिकली 14 से पहले तक, ठीक। वो भी बात कर रही थी 2-3 बार, उससे पहले भी थी 2004 के बाद भी वही सरकार थी, कांग्रेस की सत्ता में थी। उस समय से वो भी बोल रहे थे कि जीएसटी लाना चाहिए, बस सिर्फ बातें हो रही थी उसकी। नरेंद्र मोदी थे 2010 से 14 के बीच में, गुजरात के सीएम थे उस समय, ठीक, पीएम नहीं बने थे, क्या थे, सीएम थे। और उसी समय केंद्र में सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी जीएसटी लाना चाहती थी, पूरा खाका तैयार कर चुकी थी। उस समय जरूरी ये होता था कि जीएसटी वो अप्रत्यक्ष कर था, तो राज्यों के साथ मिलकर बैठकर उसको बनाना था नियम कानून। और सबसे बड़ी उस समय 2 राज्य थे, गुजरात और महाराष्ट्र, जहां सर्वाधिक व्यापार हुआ करता था। कारण यह था कि ये 17 प्रकार के टैक्स जब लगते थे देश में, तो ये 2 राज्य ऐसे थे जो होशियार थे। कैसे होशियार थे? इनको पता था कि ये बिजनेसमैन हमारे यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि सब राज्य में अलग अलग कर लगती है, और सब राज्यों की कर क्या है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम। हम सभी राज्यों से, भारत के सभी राज्यों से अपनी कर की दर को क्या रखेंगे, एकदम कम रखेंगे बोले। तो गुजरात और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपनी कर की दर को उस समय सबसे कम कर दिया। जीएसटी नहीं था उस समय, तो सारे उद्योग धंधे कहाँ दौड़ेंगे, जहां कम कर देना पड़ेगा वहीं तो जाएंगे ना, सब लग गए। आज भी आप देखोगे तो गुजरात और महाराष्ट्र में सर्वाधिक क्या मिलेंगे आपको, जितने भी व्यवसायिक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, अंबानी, बिरला, सबके प्लांट्स आपको सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। इसका कारण यही था कि उस समय क्या हुआ, वो टैक्स की दर को कम कर दिया था, बाकी राज्यों में ज्यादा था। अब यही समस्या बना हुआ था, और उस समय
2010 से 2014 में जब सीएम थे गुजरात के प्रधानमंत्री, अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान प्रधानमंत्री, उस समय सीएम थे, उन्होंने जीएसटी का विरोध कर दिया। नहीं भाई नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे जीएसटी वाला, तुम लोग मत लाओ। विपक्ष ला रही थी ना जीएसटी, उस समय कांग्रेस पार्टी ला रही थी जीएसटी, तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जब पीएम थे तो सीएम थे तो मना कर दिया, विरोध किया, भयंकर विरोध किया उसका, जीएसटी का, ये सही सिस्टम नहीं है, इधर उधर। अब जैसे ही 4 साल बाद वही नरेंद्र मोदी जो सीएम थे वो क्या बने, पीएम बने, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम लाएंगे जीएसटी। क्या बोला, भयंकर बवाल हो गया ना। पहले उसी व्यक्ति ने क्या किया, विरोध किया, लेकिन जब वो पीएम बना तो बोला कि जीएसटी लाना पड़ेगा, उसको भी एहसास हुआ और सबसे पहली बात कही कि जीएसटी के विषय में भाई काम शुरू करो, ये जीएसटी लाना पड़ेगा। और जो पहले की सरकार थी उसने जीएसटी का जो खाका तैयार किया था उसको छोड़ो, एक नया क्या करो, मस्त तैयार करो। फिर उन्होंने वो अटल बिहारी समय के विजय केलकर समिति की जो रिपोर्ट्स थी उसको देखा, उसके आधार पर फिर बहुत सारी चीजें प्रक्रियाएं चली और फिर जीएसटी का काम शुरू हुआ। इस पर अपन पहुंचेंगे, ये समझ आया कि नहीं? ठीक, अब हम लोग बेसिकली ये समझ रहे थे कि जीएसटी में क्या समस्याएं हो रही थी, क्यों जीएसटी लाना पड़ा, ये समझ आया आपको, क्यों जीएसटी लाना पड़ा? ये बहुत सारी 17 प्रकार के करों से मुक्ति पाने के लिए जीएसटी लाना पड़ा और ऐसे ऐसे इसकी पृष्ठभूमि थी। अब जीएसटी कब आया, कैसे आया, उसको लास्ट में बताऊंगा। आप समझो जीएसटी आ गया, अब ये मान के चलो क्या होगा, जीएसटी आ गया 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी आ गया। मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या संविधान संशोधन सब बताऊंगा लास्ट में। अभी समझो कि जीएसटी आ गया, कब आ गया, 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये बेसिकली माथापच्ची हो रहा था जितने व्यवसायियों के लिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर हम तो दे देते हैं दुकानदार को, टेंशन बेचारे दुकानदार को हो गया, ये क्या सिस्टम आ गया, कैसे हम लोग अब टैक्स निकालेंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग सरकार को देंगे, क्या सारा समस्या का विषय बन गया। ठीक है, तो सरकार ने समझाया, देखो भाई टेंशन मत लो, क्या है कैसे है सारा चीज समझो। पहले तो बताया कि जीएसटी कौन देता है, प्रत्यक्ष रूप से जीएसटी तो मतलब हमारी जेब से जाता है पैसा जो जाता है वो, लेकिन देता कौन है, जितने भी वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादनकर्ता लोग हैं या फिर दुकानदार हैं, वो लोग हमारी ओर से सरकार को क्या करते हैं, जीएसटी को पे करते हैं। हम लोग दुकानदार को दे दिए, दुकानदार का काम है सरकार तक पहुंचाना, लेकिन उसकी सीमा रखी गई कि कौन कौन व्यक्ति जीएसटी देगा, कौन सा व्यवसायी जीएसटी देगा। तो ऐसा व्यवसायी या ऐसा व्यवसाय जिस पर उस व्यक्ति को 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर, लाभ की बात नहीं हो रही, टर्नओवर में सारा चीज लाभ हानि सब शामिल हो जाता है, एक साल में कितना पैसा लगाया, कितना बेचा, सारा चीज क्या है। अगर कोई व्यक्ति का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है साल भर में, कोई व्यवसायी का 20 लाख से ज्यादा, अगर 20 लाख से ज्यादा है तो वो जीएसटी क्या करेगा, जीएसटी के दायरे में आएगा, उसको उस व्यवसायी को जीएसटी देना। बाय द वे अगर कोई ठेला भी लगा रहा है या रायगढ़ के चौक पे ठेला भी लगा रहा है और वो उसका टर्नओवर एक साल में 20 लाख से ज्यादा है और गवर्नमेंट को पता चल गया, उसके पास गई तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और जीएसटी देना पड़ेगा हर साल अपने सामान पर। ठीक है, तो 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाला व्यवसायी क्या करेगा, जीएसटी देगा। ई कॉमर्स व्यवसाय, ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बिजनेस जो होता है, जितने मीशो हो गया, आपका जोमेटो हो गया, डोमिनोज हो गया, उस पर भी क्या रहेगा, अगर वो व्यवसाय ई कॉमर्स है, ठीक है, ई कॉमर्स वाला बिजनेस है। ई कॉमर्स बिजनेस समझते हो ना, ऑनलाइन बिजनेस यार, ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू जो होता है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस जिसको कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक, वो सारा चीज अगर ई कॉमर्स व्यवसाय हो रहा है तो उस पर कितने रुपए का भी सामान, उसमें टर्नओवर का कोई झंझट नहीं। अगर तुम ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। अंतरराज्यीय व्यापार कर रहे हो, तुम्हारा व्यापार सिर्फ तुम्हारे राज्य तक ही सीमित नहीं, तुम अपने वस्तुओं को उत्पादित करके दूसरे राज्य भी भेज रहे हो, भले 10 रुपये कमा रहे हो, वो 20 लाख का टर्नओवर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं। तुम अगर अपने सामान को दूसरे राज्य को बेच रहे हो यानी कि अंतरराज्यीय व्यापार कर रहे हो, तब की स्थिति में भी तुमको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी। तो ये समझ आया कि नहीं, जीएसटी कौन देता है, पहले समझ नहीं पा रहा था आदमी कि जीएसटी क्या, कौन देता है, कैसे देता है, ठीक, लेकिन जाएगा आखिर हमारे जेब से ना, ये याद रखना। तो ये 3 कंडीशन बता दिए, ये भारत के सभी राज्यों में लागू होता था, कुछ राज्यों को छोड़ करके, कुछ राज्य मतलब असम उधर, मतलब कुछ राज्यों पर एक्सेप्शन थे, उस पर नहीं जाना, क्योंकि वहां मैंने पहले ही कहा कि इन गुजरात महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर व्यापार बहुत सारा लग चुका था, तो यहाँ के व्यापारियों का टर्नओवर भी क्या था, ज्यादा था। लेकिन उधर असम तरफ उधर तो नहीं जाते थे कोई लोग बिजनेस करने के लिए, तो वो बेचारे लोग भूखे मरते थे, मतलब व्यवसाय वहाँ की जो प्रगति थी बहुत कम थी। तो उस क्षेत्रों में रखा गया कि कोई व्यक्ति अगर 10 लाख, उसको आधा कर दिया गया, 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो क्या होगा,
वो जीएसटी नंबर लेगा। ठीक है, ऐसे बोला गया। बाकी अब ये तीनों को तो याद रखना है आपको, ये तीनों याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हाँ। अब ये 17 प्रकार के जो कर थे, इसी को क्या किया गया, मर्ज करके जीएसटी बनाया गया था। ठीक, बोला गया कि अब 17 प्रकार का कर देश में नहीं लगेगा, इन सबको समाप्त करो और एक ही कर प्रणाली लगेगी, वन नेशन वन टैक्सेशन। वन नेशन वन टैक्सेशन बोल करके क्या किया गया, जीएसटी लाया गया कि सिर्फ जीएसटी लगेगा। वो सब बताऊंगा अभी, अभी इसी को समझ, ये समझ आया कि नहीं? अब इसमें कुछ शब्द पूछ सकता है परीक्षा में, ये पता चला कि जीएसटी कौन देता है। अब जो व्यक्ति जीएसटी देता है उसको इन 3 चीजों को तो फेस करना पड़ेगा। एक होता है जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन पूछेगा, जीएसटीएन का मतलब क्या है, तो जीएसटी नेटवर्क, एन का मतलब यहां पे क्या है, नेटवर्क। ठीक है, एन का मतलब क्या है, यहां पर जोर से बोलो, एन का मतलब क्या है, हाँ, ये जीएसटी आई एन है। ठीक, जीएसटी आई एन, इसका मतलब क्या है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब जीएसटी का एक नंबर, जैसे रहता है ना किसी चीज का आईडी नंबर, आईडी है, जीएसटी का क्या है, आईडी नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक मिलेगा आपको। एक मिलेगा जीएसटीआर। जीएसटीआर मतलब होता है जीएसटी रिटर्न। रिटर्न जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, जो लोग टैक्स देते हैं, आयकर देते हैं वो लोग, वैसे क्या आएगा, सबको समझाऊंगा, टेंशन मत लो इस पर। जीएसटीएन क्या है, सरकार ने नेटवर्क, ठीक, सरकार ने जब जीएसटी लाया तो उस समय कहा गया कि इन 3 प्रकार के व्यक्ति क्या करेंगे, जीएसटी के दायरे में आएंगे, तो उनको दिया जाएगा एक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन मतलब आईडी नंबर, क्या, जीएसटी आईडी नंबर दिया जाएगा। और वो आईडी नंबर वो लोग कहां से प्राप्त करेंगे, तो इस जीएसटीएन से, यानी कि एक पोर्टल है, मान के चलो, क्या है ये, पोर्टल टाइप से है, एक वेबसाइट टाइप से है, जिसको जीएसटी नेटवर्क नाम दिया गया। इसी जीएसटी नेटवर्क में आप लोग जाओ, अपने व्यवसाय का डिटेल डालो, आपका टर्नओवर डालो, सारा चीज डालो, रजिस्ट्रेशन कराओ, अगर नहीं कराओगे तो आप पर कार्रवाई भी होगी, ऐसा कहा गया। और इस जीएसटीएन नेटवर्क में जाकर के फिर सभी व्यवसायी जो इस कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको क्या मिला, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, जीएसटी आईडी नंबर मिला, आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला। यही आईडी, इसी नंबर के आधार पर पता चलेगा कि ये व्यक्ति कितना जीएसटी पे कर रहा है, क्या कर रहा है, सब चीज है ना। जीएसटीआर क्या है, ये होता है जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न मतलब इस नंबर पे वो रिटर्न फाइल करेगा, मतलब हम लोगों ने उसको पैसा दिया, सामान खरीदा, जीएसटी को हमने लेके दुकानदार को दे दिया, वो दुकानदार क्या करेगा, रिटर्न फाइल करेगा कि मेरे पास देखो सर जी, सरकार जी, इतना जीएसटी आया है, ये जीएसटी मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रिटर्न फाइल कर रहा हूं, उसी को बोलते हैं रिटर्न फाइल करना। तो ये जीएसटीआर, इसका कई कैटेगरी है, जीएसटीआर 1 2 भी, वो सब नहीं जानना, क्योंकि ये सारा चीज समझने में बहुत व्यवसायियों को दिक्कत है, बहुत किचकिचा चीज है एक्चुअल में, लेकिन बहुत अच्छा चीज भी है। ठीक, समझने में दिक्कत है, ये काम सीए करता है, रिटर्न भरने का काम कौन करता है, बड़े बड़े व्यवसाय में सीए का काम होता है, सीए करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये जीएसटी रिटर्न समझ आया कि नहीं? ठीक ठीक, मतलब क्या, जीएसटी नेटवर्क से पहले जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करा करके, और जीएसटी रिटर्न फिर फाइल किया जाएगा। ठीक, ये प्रोसेस होता है जीएसटी पे करने का। उसके बाद आप समझते हैं जीएसटी के टाइप्स। जब सरकार ने जीएसटी लाया तो जीएसटी कितने प्रकार से दिया जाएगा, कैसे कैसे जीएसटी होगा, क्या चीज, इतना में किसी को कोई दिक्कत क्या, बताओ पहले एक बार, समझ आ रहा है ना? तो एक्टिव रहो ना भाई, थोड़ा एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे क्वेश्चन 100% बनेगा एग्जाम में। ठीक, तो जीएसटी समझ आया आपको इतना में, कौन देता है, कैसे कैसे प्रोसीजर है, जीएसटी कहां से आ रहा है, कैसे पृष्ठभूमि टैक्स, सारा हमने चीजें समझा। अब जीएसटी जब लाई सरकार ने तो उसका प्रकार बताया कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है। ठीक, अब प्रकार बताया भाई, बोला कि 4 प्रकार का, कितना, सबसे पहले बोला उन्होंने सीजीएसटी, फिर बोला एक तो एसजीएसटी, जोर से बोलो, एस, फिर क्या बोला एक तो आईजीएसटी, फिर एक तो क्या बोला, यूटीजीएसटी। इसके साथ में एक चीज और आया था जिसको कहा गया क्षतिपूर्ति अधिनियम, वो मैं समझाऊंगा लास्ट में, अभी तो इतना याद रखो। 4 प्रकार का जीएसटी बोला, क्या बोला, 4 प्रकार से जीएसटी पेमेंट की जाएगी भाई, 4 प्रकार से। कौन कौन सी, जोर से बोलो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सी मतलब सेंट्रल जीएसटी, केंद्र पर लगने वाला जीएसटी, केंद्र जो लेगी। एस मतलब स्टेट, स्टेट मतलब राज्य। आई मतलब
इंटीग्रेटेड, जैसे हमने समवर्ती सूची पढ़ा था, दोनों मिल करके, वैसे क्या बोलेंगे इसको, इंटीग्रेटेड जीएसटी। यूटी जीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी मतलब किसी केंद्र शासित प्रदेश में जो जीएसटी दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, यूटी कहलाएगा। इतना समझ आया कि नहीं? लेकिन सारे राज्य डर गए थे जब जीएसटी आया, तो भयंकर डर गए थे। क्यों? सबसे ज्यादा इनकम होता था इनको इन 17 प्रकार के करों से। जीएसटी मस्त लेते थे अपने मनपसंद तरीके से, जो 10% ले रहा है, कोई 15% ले रहा है। अब जीएसटी आ गया तो एक एक ठोकर हो गया। अब राज्य सरकारों में चिंता का विषय बन गया कि सर हमको पैसा कहाँ से मिलेगा। आप तो सारा कर को मिला के एक एक ठोकर दिए, पहले हमको मस्त पैसा मिलता था, अब तो हमको कहीं से आय का नहीं, मतलब आय का हमारा स्रोत ही पूरा आपने खत्म कर दिया। सरकार ने कहा कि देखो भाई चिंता मत करो, जीएसटी आना तो जरूरी था, तो तुम्हारे लिए एक हम पास कर देते हैं क्षतिपूर्ति कानून। क्या? क्षतिपूर्ति। राज्य टेंशन में आ गया कि 17 प्रकार का समाप्त करके अब एक प्रकार का हमको मिलेगा जीएसटी, एसजीएसटी ही मिलेगा सर, तो हमारा तो पूरा आय खत्म ना। तो सरकार ने बोला कि नहीं भाई, शुरू साल में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम जब काम करना शुरू हो जाएगा, जब इम्प्लीमेंट बढ़िया से हो जाएगा, तो आपका क्या है, आय में भी वृद्धि होगी। लेकिन कुछ राज्य डर रहे थे, तो सरकार ने कहा कि आप डरो मत, आपको पहले इस 17 से 18 प्रकार के जीएसटी में जितना, मतलब टैक्स में जितना पैसा मिलता था, अगर उतना पैसा इस प्रकार के एक प्रकार के जीएसटी से नहीं मिलेगा, तो मैं क्या दूंगा आपको, कंपनसेशन दूंगा, क्षतिपूर्ति दूंगा। जितना अनुपात में आपको कम मिलेगा उतना मैं, इतना आश्वासन दिया सरकार ने, आश्वासन दिया, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा था, ध्यान देना, इधर ध्यान देना, इधर। ये जीएसटी आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है, इससे क्वेश्चन क्या पूछा था, ये कितने अंकों का था, कितने, 15 अंकों का था। याद रखना, कितने अंकों का, 15 अंकों का था। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने अंकों का होता है, 15। और ये 15 नंबर भी कैसा था पता है, हर राज्य का एक कोड होता है। जैसे किसी को 22 बोल देते, किसी को 23, किसी को 24, किसी को 26। तो शुरू का 2 ठो नंबर, जैसे 22 मान के चलो, किसी राज्य का कोड नंबर हो गया, ठीक। उसके बाद बाकी का 10 ठो नंबर क्या होता था, पैन कार्ड नंबर होता था, ठीक। और बाकी 3 ठो यूनिक कोड जो खुद ये जीएसटी नेटवर्क क्या करता था, जनरेट करता था। तो कुल मिलाकर कितने नंबर हुआ करते थे, 15 नंबर, ठीक। उसमें से 2 ठो राज्य का कोड होता था, शुरू के 2 अंक, बीच के 10 ठो क्या हुआ करते थे, पैन कार्ड के नंबर हुआ करते थे उस व्यवसाय के, और 3 ठो यूनिक डिजिट क्रिएट करता था कौन, ये जीएसटी नेटवर्क, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, जी से गुड्स यानी कि वस्तु, एस से सेवा यानी कि, हाँ। अब मेरा दोस्त एक आया था आज, और मैं उसको बोला कि आज मैं जीएसटी पढ़ रहा था, देखा मेरे को, बोला कि क्या पढ़ रहा है जीएसटी, तो जीएसटी का मतलब क्या होता है भाई, बोला। तो मैं बोला गुड्स नहीं होता तो क्या होता है, बोला। तो बोला कि गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बोला मेरे को। अरे भाई, मैं बोला ऐसे नहीं होता, जीएसटी का मतलब क्या होता है। हाँ, तो जिन लोग को नहीं पता वो लोग ऐसे समझते हैं, गुड नाइट व्हाट्सएप में चलता है ना शॉर्ट में, जीएसटी एक बार में बोल दो भाई, ठीक। वो नहीं होता। जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो 17 प्रकार के टैक्स थे, एक ठो वस्तुओं के लिए एक ठो टैक्स और सेवाओं के लिए एक ठो, बस एक ठो कर दिया गया, ठीक। जीएसटी के प्रकार में हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या देखा, सी जीएसटी, फिर क्या देखा, एस जीएसटी, फिर हमने क्या देखा, आई जीएसटी, जोर जोर से बोलो, एकदम जोर जोर से। फिर क्या देखा, यूटी जीएसटी, ठीक है। और लास्ट में क्षतिपूर्ति वाला प्रावधान देखा, ठीक है। ये तो क्षतिपूर्ति एक प्रावधान था, ये सब प्रावधान, मतलब सरकार जब कोई चीज लाती है ना, ये जीएसटी, इसको सबको बोल दिया सीजीएसटी एक्ट, क्या बोल दिया, सीजीएसटी एक्ट। इसको भी क्या बोल दिया, एसजीएसटी एक्ट। मतलब कोई भी चीज जब सरकार संविधान में संशोधन करके लाती है और कानून बनाती है, तो उसके बाद में जुड़ जाता है एक्ट। वैसे ही एक्ट इसमें जोड़ दिया क्षतिपूर्ति, राज्यों के लिए क्या, क्षतिपूर्ति डाल दिया, क्षतिपूर्ति एक्ट करके ऐसे करके, जो लोग डर गए। तो ये एक्ट मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक। खाली हमको जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी समझना है, ठीक है। अभी उतना समझना है आपको, ठीक है। चलो अब देखो इधर देखो, ये आप में से कौन कौन जीएसटी दिए हो अभी तक, जिनको पता है जीएसटी में पे किया हूँ एक्चुअल में, मतलब फील हुआ है कि हाँ देखो भाई जीएसटी दिया। बिल देखा है जीएसटी का आप सबने, ऐसे मिलता है लंबा सा, ठीक। मान लो कहीं गए, कैफे वगैरह गए, कहीं पे गए, मान लो आपने पिया चाय, ठीक, पानी भी ले लिया भाई, मान के चलो पानी हो गया, मान लो इस पर नहीं लगा, चलो चाय पिया, या कोई प्रोडक्ट कपड़ा खरीदा, ठीक है, कुछ खरीदा, मान लो 50 रुपये का चाय पिया आपने, 100 रुपये का कोई कपड़ा खरीदा, फिर ऐसे नीचे में 150 रुपये हो गया,
फिर ऐसे नीचे में लिखेगा आपका क्या, जीएसटी 18% बोल देगा मान के चलो। फिर इसमें भी ऐसे करके दो वो में कर देगा CGST, एक तो क्या कर देगा SGST, यहाँ पे लिख देगा 9%, यहाँ पे लिख देगा 9%, ऐसे रहता है ना, देखियो ना बिल। ठीक, अब ये पहले भयंकर बवाल ये हुआ कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था, सरकार ने स्लैब निकाला, क्या स्लैब, कि कितने कितने प्रकार से जीएसटी दिया जाएगा। और ये जीएसटी जब आया 2017 में तो इसके थे 4 स्लैब, यही करंट में अभी आया है, उसी पे आ रहे हैं धीरे धीरे सब सब्जी। 4 स्लैब, एक रखा इन्होंने 5%, एक तो 0% भी था, इसको एग्जेम्प्टेड मानते हैं, कर मुक्त, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एक तो रखा क्या 5%, जोर से बोलो 5%, उसके बाद 12%, उसके बाद 18%, उसके बाद 28%। ये 4 स्लैब गवर्नमेंट लेके आई, ठीक है। और ये डिसाइड किया कि मैंने पहले ही बताया कि अमीर आदमी ज़्यादा देगा, प्रगतिशील बताया था आयकर के विषय में, उसी नियम को उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि भाई जो व्यक्ति ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीना चाहता है उससे क्या लो, ज़्यादा, अप्रत्यक्ष कर भी ज़्यादा लो। तो उन्होंने कहा कि जो जरूरी चीज़ें हैं, क्या एकदम नितांत आवश्यकता की वस्तुएं हैं, एक गरीब आदमी के लिए भी जो जरूरी है, उस वस्तु पर, जिसको हम कहते हैं जैसे खाना पीना हो गया, रोटी हो गया, दैनिक जीवन के कपड़े हो गए, सामान्य चीज़ें, उन पर कितना लो, 5% लो। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा उससे भी और आगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहता है, थोड़ा सा और आगे जाना चाहता है, जिसमें आपके चाय का, डेली चाय पी रहा है कोई आदमी, कॉफ़ी पीने का शौकीन है, ऐसे चीज़ों को किस पर रखो, 12%। थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहता है, मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर और जाना चाहता है, उनको कितना स्टैंडर्ड चीज़ों पर क्या रखो, है ना, 18%। और एकदम लग्जरी जीना चाहता है, एकदम लग्जरी लाइफ जीना, बड़ा लंबा कार चाहता है, वो घर चाहता है, ये सब चाहता है, ठीक, उस पर क्या रखो। ऐसे करके सरकार ने कितना स्लैब लाया, 4 स्लैब लाया, ठीक है। इस पर आप क्या आएंगे, रोजमर्रा की एकदम नितांत आवश्यक वस्तुएं, इसमें तो एकदम जरूरी जिसको बोलते हैं जीवन रक्षा की वस्तुएं, एक जैसे मेडिसिन हो गए, कुछ मेडिसिन एकदम जो एकदम नितांत आवश्यक है, जैसे कि कोई वैक्सीन हो गया, कैंसर का कोई दवाई हो गया, उन सबको 0% टैक्स पर रखा क्योंकि जरूरी था, ठीक। इस पर कुछ दैनिक जीवन की वस्तु जो रोज हम लोग करते, इस पर थोड़ा और बढ़ाते बढ़ाते, ये समझ आया कि नहीं, ठीक। 1200 से अधिक प्रोडक्ट है, कितना, सब पर सरकार ने जीएसटी की दर फिक्स किया। उतना को बताने बैठूं तो 3 दिन लगेगा। तो आपको सिर्फ यही समझना है, आपको दिमाग लगाना है कि भाई ये दैनिक जीवन की वस्तु लग रही है तो इस पर क्या होगा, 5%। ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा लग रहा है तो क्या होगा, थोड़ा स्टैंडर्ड वस्तु लग रहा है तो कितना लगेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा लग्जरी है, बहुत बड़ा कार है तो क्या लगेगा, परफ्यूम भी क्या किस में आता था, 28% में आता था, ठीक है। ये सारा चीज़। अब चलो इधर देखो, अब उससे इसको रिलेट करना। अब आप गए कहीं पे चाय पीने, कपड़ा खरीदा, मार्केट से आए कहीं से, आपको पता चला कि 18%। लोगों को समझने में दिक्कत ये हो गया, सरकार ने इतना सारा स्लैब दिया है मतलब सबको देना पड़ेगा। लोग क्या सोचते थे कि मेरे को 5 भी देना पड़ेगा, 12 भी, 18 भी, 28 भी, ठीक। या बोल रहा है किसी चीज़ पर 18% है तो मेरे को ये 18%, यहाँ भी 18%, ये 18%, ये 18%, ये सबको जोड़ देता था, 18, 72% मेरे को देना पड़ेगा, ऐसा सोचने लगा दिमाग। तो ऐसा नहीं था, समझने में जीएसटी को बहुत दिक्कत गया लोगों को। एक्चुअल में कैसा था जीएसटी, देखो एकदम बहुत बढ़िया सिस्टम है ये, ठीक। एक्चुअल में हुआ ये कि 2 प्रकार का जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी चीज कर रहे हो तो, ठीक। 2 प्रकार का जीएसटी, अगर आप राज्य में कुछ चीज कर रहे हो, कहां, राज्य में, तो आप क्या दोगे, SGST, ये तो दोगे ही दोगे। लेकिन मैंने कहा कि जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है, दोनों मिल बांट कर भाई भाई खाएंगे पैसा को। अगर राज्य को मिल रहा है 18% जीएसटी किसी वस्तु पर, तो वो क्या करेगी, इस 18% का 9% क्या करेगी, अपने पास रखेगी, और बाकी का CGST बोल के किसको दे देगी, केंद्र सरकार को दे देगी 9%। ये समझ आया कि नहीं, ठीक। अगर कोई राज्य के अंदर में व्यापार हो रहा है, एक ही राज्य के अंदर में, ठीक है। अगर वही व्यापार हो रहा है किसी यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश वाला क्या करेगा, UTGST नाम से 9% अपने पास रख लेगा, ठीक है। और CGST नाम से फिर 9% क्या कर देगा, 9% केंद्र को दे देगा। समझ रहे हो ना,
कहीं भी जाओ 2 प्रकार का जीएसटी आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन बवाल मच गया यहाँ पर, किस पर? आईजीएसटी पर। ये बताओ सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी समझ आया कि नहीं? कुछ भी मतलब अब सामान के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर 5% वाला कोई वस्तु है तो 2.5% क्या सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। अगर 12% है तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट ले लेगा। 18 है तो 9, 28 है तो 14। समझ आया कि नहीं? तो व्यक्ति का कंफ्यूजन यहाँ पर धीरे धीरे क्लियर होने लगा। हाँ कि एक तो देना है, उसमें से 9 वो ले रही है, 9 हमारी राज्य सरकार ले रही है। ठीक है, अब देखो बवाल मचा कहाँ पर? आईजीएसटी में। आईजीएसटी क्या होता था? इसको बोला अपन ने इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब कोई सामान मान के चलो बन रहा है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, और ये सामान यहाँ से बन करके चले जा रहा है कहाँ? उड़ीसा। कहाँ गया? उड़ीसा गया, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में गया। अब जब बना यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बना, कहाँ बना? कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और इसका उपभोग क्या? उपभोग यानी कि कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता कहाँ पर है? अंतिम उपभोक्ता उड़ीसा में है। अब छत्तीसगढ़ वाला बोला कि इस वस्तु को मैं दूसरे राज्य जब दे रहा हूं तो इस पर मैं जीएसटी लूंगा। लेगा ना जीएसटी? तो जीएसटी लूंगा बोला। तो वो बोला कि सीजीएसटी 9% में दे रहा हूं सरकार को, 9% मैं रख लेता हूं। तो उड़ीसा वाला खड़े होकर चिल्ला रहा है, भाई वो सामान तो मेरे यहाँ आ गया है और मैं इसको फिर अपने ग्राहकों को दे रहा हूँ और मैं उससे भी क्या कर रहा हूँ? टैक्स ले रहा हूँ। तो आप मेरे को दो, किसको? यहाँ मतलब जीएसटी का मतलब एक ही बार टैक्स मिले, एक ही बार क्या करना है? टैक्स देना है। अगर ये छत्तीसगढ़ में ले लेता है तो फिर ये उड़ीसा वाला टैक्स और नहीं ले सकता, और अगर ये उड़ीसा वाला ले सकता है तो छत्तीसगढ़ वाला नहीं ले सकता। जीएसटी का मतलब ये था ना, 1 नेशन 1 टैक्सेशन, एक ही बार उस पर कर लिया जाएगा, बार बार नहीं भाई। तो बवाल यहाँ पे मच गया। उड़ीसा वाला बोल रहा है कि इस सामान को तुमने बनाया भले ही है, लेकिन बिक कहाँ पे रहा है? मेरे राज्य में रहा है, मेरे राज्य के लोग इसका उपभोग कर रहे हैं, तो इस जीएसटी को, एसजीएसटी को मैं रखूंगा, बोला उड़ीसा वाला। केंद्र सरकार एकदम शांत बैठ के देख रही थी, बोला लड़ो तुम लोग, मेरे को कोई मतलब, मेरे को 9% चाहिए, मतलब चाहिए। वो दोनों तुम लोग क्या करोगे, कैसे करोगे नहीं पता। फिर झगड़ा होने लगा 2 राज्यों के बीच में। फिर केंद्र सरकार ने बोला नहीं भाई, झगड़ा अपन नहीं कराएंगे, तुम लोग दोनों लड़ते रहो, मेरे को पूरा का पूरा दे दो। कितना परसेंट? 18%। दोनों को नहीं दूंगा, मेरे को जिसको मन लगेगा उसको दूंगा, जब मन लगेगा तब दूंगा, बोला। फिर क्या क्या? तो आईजीएसटी को कौन लेता है? केंद्र सरकार। कौन? केंद्र सरकार। सीधा जाएगा किसके खाता में? केंद्र सरकार के खाते में डायरेक्ट। ना वाला सिस्टम खत्म। कौन ले गया इसको? अब ये दोनों फिर दोनों उदास बैठ के देख रहे हैं, भाई मेरे को भी नहीं दिया, तो लग रहे थे। फिर सरकार ने बोला, इन्होंने बोला कि देखो भाई, तुम्हारे यहाँ बन रहा है मतलब तुम तो एक ऐसे में समृद्ध हो, ये लोग बेचारे लोग बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? उसको उपयोग तो कर रहे हैं। तो जीएसटी ये कहता है कि जीएसटी देने वाला क्या होगा? अंतिम उपभोक्ता। आखिरी में जेब से इनके, ये उड़ीसा वाले व्यक्तियों के जेब से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है, और वो पैसा मेरे पास भी आ रहा है, बोला केंद्र सरकार। ठीक है, 9% मेरे पास आ रहा है, लेकिन किस राज्य के लोगों के जेब से आ रहा है? उड़ीसा से। बनाया तुमने है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पर टैक्स कौन से राज्य के लोग दे रहे हैं? आखिरी में उड़ीसा वाले। तो बोला कि 9% की जो हाँ नहीं देगा, मतलब जीएसटी कहाँ पे दिया जाता है ये समझो। जीएसटी देता है हम और आप लोग देंगे। किसको देंगे? जिससे हमने खरीदा। ये बना भले ही कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ट्रांसपोर्टेशन होके आ गया कहाँ? उड़ीसा पर। इस बीच में सारा कर समाप्त हो गया था, जितना मैं बोला सीमा शुल्क ये सब खत्म हो गया था, तो सीधा आया उड़ीसा में। उड़ीसा के व्यापारी ने क्या किया? इसको यहाँ के उपभोक्ता को बेचा। यहाँ के उपभोक्ता ने क्या किया? उड़ीसा के व्यापारी को पैसा दिया, और उड़ीसा के व्यापारी ने जो इसको 18% टैक्स मिला, उसको 9% अपने पास रखा, 9% केंद्र को दूंगा, ऐसा बोला। तो छत्तीसगढ़ चिल्ला रहा था, तो केंद्र सरकार ने बोला कि तू भी मत रख, और 9% तू भी मत रख, मेरे को पूरा 18% दे दे। केंद्र सरकार के पास पूरा का पूरा 18% आ गया। जब केंद्र सरकार के पास 18% आ गया, तो केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि आखिरी में जेब से तो पैसा उड़ीसा वालों को गया है, तो कहीं ना कहीं उड़ीसा राज्य का भी ये हक बनता है कि उसको मैं 9% दूं। तो फिर ये क्या करती है केंद्र सरकार? जहां अंतिम उपभोक्ता रहती है, जिससे पैसा गया है, उसी को फिर क्या करती है? वो 9% का टैक्स देती है। हो सकता है ये वस्तु जाए उड़ीसा से चला जाए सीधा कहाँ? झारखंड, या फिर उधर और कहीं चला जाए दूसरे राज्य,
और यहाँ का उपभोक्ता अगर दे रहा है तो भी इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, और सरकार आखिरी में देखेगा कि कहीं झारखंड का व्यक्ति तो इसमें उपभोक्ता नहीं है तो झारखंड को 9% दे देगा, दोनों राज्य को नहीं देगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी का खेल। तो ये इसको समझने में लोगों को दिक्कत जा रहा था, क्या है कैसे, तो ये आपको समझ आया कि नहीं ये पहले बताओ मेरे, किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो अब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्या जीएसटी दे रहे हो आप देखने का नजरिया बदलेगा आज से आप लोग का। ठीक है, कि आप CGST दे रहे हो, SGST दे रहे हो, कितना परसेंट क्या परसेंट। ठीक है, तो ये क्या हुआ जीएसटी का। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, CGST का फुल फॉर्म पूछ सकता है। CGST क्या है तो स्टेट सेंट्रल, SGST क्या है तो स्टेट जीएसटी, IGST इंटीग्रेटेड, UTGST, और इसके साथ ये सब एक्ट था। मतलब जब पास हुआ जीएसटी बिल लाया गया, वो बिल पास होता है तो कानून बनता है। कोई भी बिल जब संसद में आता है तो पहले वो बिल होता है, विधेयक होता है, संसद के दोनों सदनों में पास होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जब साइन कर देता है तो वो बन जाता है एक्ट, कानून बन जाता है। वैसे बन गया जीएसटी एक्ट, जीएसटी अधिनियम, और उसी जीएसटी अधिनियम में 5 लाइन दिया गया, CGST एक्ट, SGST एक्ट, IGST एक्ट, UTGST एक्ट, और साथ में क्षतिपूर्ति से डर रहे तो क्षतिपूर्ति एक्ट भी लाया था कि जितना अनुपात में कम लाभ होगा आपको उतना हम केंद्र से आपको भरपाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन यही से बनेगा ना, ये बताया कॉन्सेप्ट में जो बताया अभी कॉन्सेप्ट बताया, एकदम गहराई से पूछेगा तो वो जो बताया पहले वहां से पूछेगा, SGST का बंटवारा कैसे होता है, IGST कौन सा राज्य कैसे, सब समझ आया कि नहीं आपको? अब एकदम बेसिक क्वेश्चन जो पूछता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक, जीएसटी, ठीक, ये क्या हो गया आपका, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। किस प्रकार का कर है ये, एक अप्रत्यक्ष, ये याद रखना, अप्रत्यक्ष कर। ठीक, समवर्ती सूची का विषय है, किसका विषय है पूछेगा तो संविधान के अनुसूची 7 में समवर्ती सूची का विषय है। इतना समझ आया कि नहीं? ठीक, अब देखो जीएसटी एक्चुअल में आया कैसे। मैंने आपको बताया सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, इसकी बात रखी, और उन्होंने क्या कहा, एक कमिटी गठित की। उस कमिटी का नाम क्या था, समिति पूछेगा, किस समिति की सिफारिश पर? तो समिति कौन सी थी, क्या थी, डॉक्टर विजय केलकर समिति, इसी को बोलते हैं केलकर समिति, परीक्षा में ये देता है केलकर। तो जीएसटी किस कमिटी की सिफारिश पर लाई गई थी, तो विजय केलकर समिति या केलकर समिति। कब बनी थी ये, 2002-3 के आसपास बनी थी। ठीक है, 2002 में बोला अटल बिहारी ने जीएसटी लाना चाहिए, फिर ये 2002-3 में बनी कौन सी, डॉक्टर विजय केलकर समिति। ये समझ आया कि नहीं? लेकिन इसका वास्तविक काम जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ आपका 2014 में, जब आई बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 में एक विधेयक प्रस्तुत किया संविधान में जीएसटी से संबंधित। क्या प्रस्तुत किया, जिसको बोलते हैं अपन बिल। ठीक है, जब संविधान में कोई संशोधन करना रहता है तो सरकार क्या करती है, एक खाका तैयार करती है, एक ड्राफ्ट तैयार करती है, एक पूरा उसका ब्यौरा तैयार करती है, उसको कहा जाता है बिल। उसको लेके जाती है कहाँ पे, संसद में। संसद के कितने सदन, 2 सदन, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले सरकार प्रस्तुत करती है कहां पर, लोकसभा में। लोकसभा में प्रस्तुत करती है, उस पर चर्चा होती है, लोकसभा में वो जब पास हो जाता है तो कहां जाता है, राज्यसभा उस पर क्या करती है, चर्चा करती है। वहां से अगर वो पारित हो जाता है तो कहां जाता है, राष्ट्रपति महोदय उसको देखते हैं। देखने के बाद अगर उनको लगता है कि ये सही है देश के लिए तो वो क्या कर देते हैं उसमें, तो वो बिल था, अभी तक क्या था, विधेयक था। जैसे ही राष्ट्रपति ने साइन किया क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही हुआ जीएसटी के साथ। 2014 में जब बनी बीजेपी गवर्नमेंट, उस समय इन्होंने लाया क्या बिल लाया, जीएसटी बिल। समझ, अभी इसे क्वेश्चन पूछा है ना, इसलिए बार बता रहा हूं, जीएसटी बिल, ध्यान देना इस शब्द पर, जीएसटी बिल या फिर विधेयक, क्या, ठीक, बिल को याद रखना, जीएसटी बिल 2014 में लाया। 2016, कब, 2016 में ये दोनों सदनों से क्या हो गया, पारित हो। 2 साल लगा इसको समय पारित होने में, दोनों सदनों में पहुंचा और 8 सितंबर को पहुंच गया कहां, 2016 में 8 सितंबर को पहुंच गया राष्ट्रपति के पास। किसके पास,
मतलब मैंने आपको प्रोसेस पहले बताया। 2014 में इन्होंने संसद में पेश किया, 2 साल तक इस पर संसद और लोकसभा मतलब विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई। उसके बाद 2016 में पहुंच गया किसके पास? राष्ट्रपति के पास पहुंचा। जोर से बोलो, बाद में लिखना। 2016 में कहां पहुंच गया? 8 सितंबर को राष्ट्रपति ने इस पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। जैसे ही हस्ताक्षर किया तो क्या बन गया वो? तो 2016, तो पूछेगा कि राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया था? तो 8 सितंबर 2000। और ये बिल आया था, बिल बोलेगा जीएसटी बिल कब लाया गया? ध्यान देना, जीएसटी बिल कब लाया गया? जैसे ही राष्ट्रपति ने उस पर साइन किया वो क्या बन गया? जीएसटी एक्ट। यहां से बन गया जीएसटी बिल। क्या बन गया? जीएसटी एक्ट। यानी कि अब क्या हो गया? ये कब बना पूछेगा? 8 सितंबर 2016। तो जीएसटी एक्ट इसको इसीलिए बोला जाता है जीएसटी एक्ट 2016। 17 मत मानना, 17 में लागू हुआ था। लागू होने का समय अलग हो सकता है, ठीक। लागू होने का समय जैसे हमारे भारत का संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन उसको 2 महीना लेट करके लागू किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो लागू करने का डेट कुछ भी हो सकता है। याद आपको ये रखना, जीएसटी एक्ट कब लाया गया या कब पास हुआ? तो कब पास हुआ पूरा रूप से, कब हस्ताक्षर हुआ? 2016। तो इसको कहा जाता है जीएसटी एक्ट 2016। तो 2017 को मत मार देना, क्वेश्चन पूछता है इससे। लेकिन पूछे जीएसटी बिल बोले तो कब? 2014 में पेश किया गया। अब जब भारत के संविधान में कोई संशोधन करना रहता है तो उसका क्रम है। अभी तक बहुत सारे संशोधन हुए, 98, 99, 100वां नंबर का ऐसा संशोधन सुने हो ना आप लोग, अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं। अब वो होता है तो उसको भी गिनते जाते हैं, ठीक, कि कितने बार क्या हुआ संविधान सभा में कोई कोई संशोधन हुआ। तो ये कितने नंबर का जीएसटी बिल था ये पूछेगा, जो हमारे संसद में प्रस्तुत किया गया। कितने नंबर का? 122वां। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बना है। कितने नंबर का बिल? कितने नंबर का था? 100। लेकिन संविधान संशोधन हुआ इसमें, मतलब राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो ये हो गया आपका कितना? 101वां। अब यहां पे कंफ्यूजन आ गया ना, बता रहा हूं कितना। अब ये कैसे हुआ? ध्यान से समझो। जितने भी संविधान संशोधन के बिल संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, जरूरी थोड़े सब पास हो जाए। जब जीएसटी को पेश किया गया तो इससे पहले 121 ठो और पेश किया कर दिया जाती है, ठीक है। उसमें से 100 ठो पास हो चुका था। कितना ठो? 21 ठो नहीं हुआ था भाई। राष्ट्रपति ने हो सकता है अपने जेब में रख लिया हो सकता है संसद ने उसको पारित किया हो, लेकिन वो संसद की विधानसभा मतलब राज्यसभा ने उसको नहीं किया हो, संसद। तो ऐसे होता है। तो 21 ठो क्या थे? पारित नहीं हुए थे। ये समझ आया कि नहीं? जैसे ही ये पारित होगा तो क्या होगा? वो संविधान संशोधन कहलाएगा। अभी क्या था? वो बिल था। जब पारित हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा, तभी तो संविधान संशोधन कहलाएगा, एक्ट बन जाएगा तब। तो जीएसटी लाया गया 122वां बिल। ये पूछा था कितने नंबर का बिल था, लेकिन कितने नंबर का संविधान संशोधन था? तो 101वां। ये याद रखना, इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहीं पे फंसाता है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन, एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछे। जब जीएसटी लाया गया तो वित्त मंत्री कौन थे? बताओ, उस समय के वित्त मंत्री कौन थे? कौन थे? अरुण जेटली। इन्हीं ने ये बिल प्रस्तुत किया था, यही लेके आए थे। कौन? जीएसटी। अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। ये याद रखना है आपको, ठीक। अरुण जेटली थे, इतना याद होगा कि नहीं? उस समय जब जीएसटी लाया गया तो आदर्श वाक्य क्या दिया गया? एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। मैंने बताया था आपको, 1 नेशन 1 मार्केट 1 टैक्सेशन। एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर, वैसे बोल के जीएसटी को उन्होंने लाया, ठीक। वो भी पूछ सकता है कि आदर्श वाक्य क्या दिया गया था? तो एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार, ठीक। तीनों चीज को आपको याद रखना है, ये दिया गया। अब जीएसटी, ये तो हो गया 101वां संविधान संशोधन हो गया। संशोधन होने के बाद इसको लागू किया गया, ठीक। अब संशोधन हुआ तो क्या हो गया भाई? बन गया। तो लागू कब कर दिया गया इसको? कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को मध्य रात्रि में। कब? मध्य रात्रि में, रात को 12 बजे प्रधानमंत्री आते हैं और क्या बोलते हैं? मेरे भाइयों बहनों, फिर धड़ धड़ हो जाता है, सबका ताली बजना शुरू हो जाता है। तो 2017 में क्या हुआ?
लागू, बहुत बड़ा एक चेंज था हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बहुत बड़ा। 1991 के बाद दूसरा सबसे बड़ा इसको माना जाता है चेंज, जीएसटी को। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं? इतना लागू कैसे हुआ? संविधान संशोधन ये 16-17 से फंसाता है। ठीक है, तो ये कब हो गया आपका? 2017 में। समवर्ती सूची का विषय है, जीएसटी बिल आपने समझा, संविधान संशोधन आपने समझा, केलकर समिति के बारे में जाना, डेट जाना, वित्त मंत्री कौन थे ये जाना। और ये जब संविधान संशोधन होता है, ठीक, क्या होता है? संविधान संशोधन जब होता है तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान के अनुच्छेदों में कुछ ना कुछ क्या होता है? जुड़ता है या फिर बदलाव होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब पढ़ाया था पिछले क्लास में कुछ। तो इसमें क्या हुआ? हमारे प्रमुख रूप से संविधान में, भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल प्रभावित हुए, प्रमुख, वैसे 3-4 आर्टिकल प्रभावित हुए, 2 को आपको याद रखना है। एक प्रभावित हुआ 269, आर्टिकल 269, इसी को एक प्रभावित हुआ 279 कर देना। क्या कर देना? 2 ठो तो याद रखना पड़ेगा, यही दोनों से फंसाता है, बाकी छोड़ो। 269, 279 याद होगा कि नहीं होगा? 269 और 279, ये भाग 12-13 तरफ आपको मिलेगा। उसमें केंद्र राज्य के भी संबंध, उसके बाद मिलेगा उनके व्यापारिक संबंध, वित्तीय संबंध, ये सारे चीज मिलेंगे आपको। वहीं का ये अनुच्छेद है। ठीक है, वो जब संविधान पढ़ोगे सारा समझ। अभी तो याद रखो 269, ये इसमें जोड़ दिया गया ए, क्या? ए यानी कि का, इसमें भी जोड़ दिया गया क्या? ए। समझ रहे हो ना? सब क्लॉज जोड़ दिया गया ए। 101वां संविधान संशोधन इन दोनों को प्रभावित किया। 269 ए जोड़ा गया, 279 ए जोड़ा गया। इसमें किसकी बात हुई? जो फंसा रहा था, IGST। इसको पूरा बताया गया कि IGST क्या है, कैसे नियम लगेगा, सारा चीज। और इसमें बात हुई GST परिषद। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, अभी इसको बताऊंगा। क्या? GST परिषद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, GST परिषद। मतलब कहा गया कि ये GST तो अपन लागू कर देंगे, लेकिन इसको लागू करने के बाद इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इस पर नियम बनाने के लिए, इस पर स्लैब बनाने के लिए अगर कोई विवाद होता है तो उसके लिए एक हमको संवैधानिक संस्था की क्या होगी? जरूरत होगी। और वो संवैधानिक संस्था क्या बनी आपकी? GST परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप धीरे धीरे पहुंच रहे हैं यहां पर ना, धीरे धीरे पहुंचेंगे। क्या बना? GST परिषद। न्यूज में आपने पढ़ा होगा GST परिषद की 56वीं बैठक, जिसमें निर्णय लिया गया कि GST के दरों में क्या किया जाएगा? कटौती किया जाएगा, 4 से 2 स्लैब किए जाएंगे। GST परिषद सुना है आपने? आ रहे हैं GST से। ठीक है, 269 में जोड़ा गया एक क्लॉज, इसमें बोला गया IGST के बारे में बताया। IGST के बारे में आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अब एक संविधान कौन सा? 17 है, इसमें जोड़ा गया, इसमें कहा गया GST परिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये GST परिषद है भाई क्या? ये देखो, सबसे पहले ये है एक संवैधानिक संस्था। पूछेगा GST परिषद कैसी संस्था है? संवैधानिक। संवैधानिक क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद के तहत इसको बनाया गया। तो संवैधानिक संस्था कैसी है? संविधानिक, यार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी समझ लेना। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये समझ आया कि नहीं? इसमें सदस्य कितने हैं? कौन होता है सदस्य? अध्यक्ष कौन होता है? क्या? जोर से बोलो ना, अध्यक्ष कौन होता है? ठीक, एक इसमें यूटी को शामिल किया जाता है कि नहीं, ये सारा चीज क्वेश्चन बनेगा इससे। GST परिषद का ध्यान से समझो। GST परिषद का सदस्य है अभी 33। कितने? लेकिन राज्य हमारे पास कितने हैं? 28 हैं। 28 राज्य हैं वर्तमान में। कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं। 33 लेकिन यहां पे दिखा रहा है केंद्र शासित प्रदेश से कितने, उसको अगर जोड़ोगे भी तो भी तो नहीं, गड़बड़ बन रहा है। तो कैसे? अब देखो समझो कैसा खेल है ना। इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? पूछा हुआ क्वेश्चन, अध्यक्ष कौन है इसका? GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र के वित्त मंत्री। कौन? केंद्र सरकार के वित्त मंत्री। ध्यान देना ना, केंद्र में जो क्या है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। जो वित्त मंत्री बनेगा वो उसका अध्यक्ष। केंद्र में जब वित्त मंत्री होता है, जितने भी विभाग होते हैं केंद्र में,
उन सब विभागों के पास एक होता है राज्य मंत्री। हर विभाग के बाद क्या होता है? एक। तो केंद्र का राज्य मंत्री फिर एक सदस्य, ये तो हो गया क्या? अध्यक्ष। अब बाकी सदस्यों में देखो, बाकी सदस्यों में देखो, एक होगा क्या? राज्य मंत्री। किसका? इस वित्त विभाग का। नहीं, वो आएगा मैडम, आएगा आएगा, हाँ अभी आएगा, देखो ना, वही तो खेल हुआ है 33 का। ये देखो, फिर आएंगे सभी राज्यों के, क्या? सभी राज्यों के, ये अलग है, सभी राज्यों के वित्त मंत्री। ये दे कंफ्यूज जाओगे, ये राज्य मंत्री क्या है? वित्त, राज्य के वित्त मंत्री क्या है? भारत में जितने भी विभाग हैं केंद्र में, उन सब विभाग के पास एक एक होता है क्या? केंद्र में भी क्या है? राज्य मंत्री है। तो इस वित्त मंत्रालय का राज्य मंत्री भी क्या होता है? यहाँ का सदस्य होता है। मतलब ये निर्मला सीतारमण का हेल्प यही तो करेगा ना। निर्मला सीतारमण इसको बोलेंगी, ये इनको बुलाएंगे, ये सब इनके पास आएंगे, समझ रहे हो ना। तो अब एक सदस्य तो ये हो गई, एक ये हो गए, बचे कितने राज्य हमारे पास? 28 राज्य। भाई भाई अब जोड़ो कितना? 28, 29, 30, फिर गड़बड़ हो गया, 33 बोल रहे हो, बोलोगे। मैंने लिखा यहां पे यूटी। अब देखो भाई, वित्त मंत्री कहां बनते हैं? राज्यों में वित्त मंत्री कहां बनते हैं? जहां विधानसभा होता है, जहां चुनाव होते हैं, वहां पर तो बनती है सरकार। मुख्यमंत्री बनेंगे, वित्त मंत्री बनेंगे, अनेक प्रकार के मंत्री बनेंगे। तो हमारे पास ऐसे 3 यूटी भी हैं जहां पर क्या होता है? चुनाव होता है, और वहां भी वित्त मंत्री बनते हैं। कौन कौन से यूटी हैं? पूछेगा क्वेश्चन, कौन कौन से यूटी हैं? बताओ बताओ बताओ। दिल्ली में होता है ना अरविंद केजरीवाल, ठीक सुनो। तो इसमें 3 आएगा। एक आएगा क्या आपका? दिल्ली। एक आएगा पांडुचेरी, इसको बोलते हैं चंडीगढ़, आई थिंक चंडीगढ़। ये कंफ्यूजन है, मैं इसको देख के बताऊंगा। ठीक, चंडीगढ़ है, आई थिंक चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में होता है चुनाव। ठीक, एक आएगा चंडीगढ़ और एक आएगा जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों जगह पर हुआ करता था। अभी तो ये केंद्र शासित हो चुका है पूरी तरीके से, लेकिन आपको याद रखना पहले था, संविधान में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये जीएसटी परिषद में इसके 3 सदस्य थे। अब हुआ कि नहीं? 33 हुआ ना। अध्यक्ष कौन पूछेगा? तो केंद्र के वित्त मंत्री। केंद्र में जो वित्त मंत्री है वो क्या होगा? जीएसटी परिषद का। वर्तमान में कौन? निर्मला सीतारमण। एक सदस्य राज्य मंत्री, 28 राज्य के 28 सदस्य, और बाकी 3 ठो यूटी के 3 वित्त मंत्री और आ गए। कंफ्यूजन थोड़ी इसमें कोई? तो ये जीएसटी परिषद हो गया। ये जीएसटी परिषद काम क्या करता है? इसका काम क्या है? कार्य क्या है? यही तो बनाएगा। इसकी बैठकें होती हैं, और इन क्योंकि भाई क्यों जरूरी क्यों था? देखो, पहली बात तो जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है, बार बार उसको रिपीट करूंगा। किसका विषय है? जिस पर दोनों राज्य और केंद्र मिल करके क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। तो अब जब कानून बनाना है तो जीएसटी परिषद में देखो, जीएसटी परिषद कैसे बना है? इसमें केंद्र का पूरा प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? निर्मला सीतारमण जी कर रही है हमारी। राज्य से सभी राज्यों के वित्त मंत्री को प्रतिनिधि के रूप में बुलाया जा रहा है। जो यूटी शामिल है उनको भी, और जिस यूटी में नहीं है वित्त मंत्री, उस यूटी को कौन देखेंगी? यही देख रहे हैं, ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि केंद्र के मंत्री उस पर क्या करेंगे। ठीक, अब सभी तो इसमें शामिल हो गए, मतलब राज्य भी और केंद्र भी शामिल हो गया। दोनों बैठेंगे, क्या करेंगे? दोनों बैठेंगे और बैठक करेंगे। अभी हुआ कितने नंबर का? 56वां। 8 साल में 56वां बैठक। ठीक, इसी 56वें बैठक में निर्णय लिया गया है क्या? जीएसटी रिफॉर्म। ठीक, ये जिसको कहा गया, प्रधानमंत्री ने कहा नेक्स्ट जेन जीएसटी, दिवाली का तोहफा। क्या बोल दिया? दिवाली और नवरात्रि का तोहफा। और भाषण में बोला कि आप सब लोगों के लिए क्या है? दिवाली और नवरात्रि का तोहफा है, इससे निरंतर प्रगति होगी हमारे देश की, ये सब बोला। अब इसको ध्यान से समझना ना, इसके काम को समझना। ये काम क्या करेगा? बैठक करेगा, और ये करेगा जीएसटी का स्लैब, यही निर्धारित करेगा क्या? स्लैब। यही काम करेगा क्या? विवादों का निपटारा। विवादों का निपटारा। भाई जीएसटी से संबंधित कोई भी विवाद हो जाएगा, 2 राज्यों के बीच में हो गया, केंद्र राज्य के बीच में हो गया, उन सभी विवादों का निपटारा कौन करेगा? ठीक है, किस वस्तु को जीएसटी में शामिल करना है, किस वस्तु को जीएसटी में शामिल, महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है, किस वस्तु को जीएसटी में शामिल करना है और किस वस्तु को जीएसटी में शामिल, इसका निर्धारण भी कौन करेगा? जीएसटी परिषद करेगा। और इसी ने निर्धारण किया था कि जीएसटी में कितने 1200 वस्तुओं को शामिल किया गया था। ठीक है,
और कुछ वस्तुएं इंपॉर्टेंट थी जो पूछती हैं जीएसटी में नहीं है, वो किन किन वस्तुओं को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट शराब, किसको, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद जितने भी गैस एलपीजी गैसेस आते हैं आपके गैस सिलेंडर जो भरवाते हो ना वो, ठीक, और कुछ हैं, ये तीनों को तो याद रखो कम से कम आप, किनको, शराब, पेट्रोल, गैस, ये तीन प्रमुख है। अब इसको शामिल नहीं करने का कारण कोई बताएगा तो मान जाऊंगा, मजा आ जाएगा। हाँ, स्टेट सरकार के ऊपर है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यहाँ बैठी है, वो चाहती तो बोलती कि भाई इसको भी जीएसटी में शामिल करो, ये चाहते तो ये लोग शामिल कर सकते थे, क्यों नहीं किया। नहीं तो उसको बोल सकता था कि जीएसटी को 5% में रख देते हैं भाई, चलो जीरो स्लैब में रख देते हैं, लेकिन जीएसटी में इसको शामिल, जीरो स्लैब भी शामिल है, बोल देता कि 0% है, लेकिन उस पर अगर वो बोलते कि आधारभूत जरूरत की वस्तु है तो उस पर टैक्सेस नहीं लेते, टैक्स सब इस पर तो भयंकर टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स लगता है इस पर। हाँ, अब समझो, देखो खेल हो गया, खेल बोला गया। सरकार ने पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर दी थी, राज्यों के सरकार ने उस समय जब जीएसटी लाया गया, भाई हमारा तो पत्ता कट गया, सब 17 प्रकार के जीएसटी को क्या कर दिया आप लोग, समाप्त कर, हम लोग पैसा कहां से कमाएंगे, कुछ तो हमारे पास रहने दो, कुछ तो। और सबसे प्रमुख चीजों को छोड़ दिया, शराब, पेट्रोल, गैस। और छोड़ने का कारण ये नहीं था, केंद्र सरकार ऐसे नहीं छोड़ती, उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि मान लो अगर पेट्रोल बना के 37 से 38 रुपए में तैयार हो जाता है, अगर इस पर जीएसटी 28% भी लगा दे तो भी 60-70 रुपए होगा, 55-65 रुपए, 12%, मतलब समझ रहे हो क्या खेल हो रहा है। मतलब बोल दिया कि अगर इसमें जीएसटी लगाए, हमारे पास तो 4 स्लैब है, सबसे अधिकतम स्लैब को भी लगा दें फिर भी ज्यादा रेट नहीं बन पा रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। और ये तो जरूरी चीज है, तो आदमी कैसे भी करके पेट्रोल खरीदेगा, कुछ तो रहने दो भाई, कुछ तो। सब राज्य को बोला अपने मन से आप लोग क्या करो, इस पर निर्धारण करो, एक मानक तय किया गया कि इतना, लेकिन अपने हिसाब से क्या करो। हर राज्य में पेट्रोल का रेट इसलिए आपको क्या मिलेगा अलग, कहीं पे 113 रुपए, कहीं पे 107 रुपए, कहीं पे 106 रुपए, कहीं पे 100 रुपए, कहीं पे 101 रुपए छत्तीसगढ़ में, है ना। क्योंकि अगर जीएसटी लगा देते हैं तो ये 60-70 रुपए में बिकता, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट चाहिए ना, डबल बिक रहा है, समझो 120 रुपए, ठीक, 3 गुना बिक रहा है। उसके बाद पेट्रोल हो गया, और शराब भी वही हाल है, शराब तो आदमी पिएगा, डबल टिब्बल बेचोगे, 4 गुना 5 गुना बेचो, 10 गुना बेचोगे, पिएगा, जितना चाहे लूटो भाई शराब से। सबसे ज्यादा आमदनी सरकार को किससे होती है, उसके बाद किससे होती है, फिर गैस सिलेंडर एलपीजी को भी, इसको भी अगर बोल देता कि जीएसटी में रखो तो ये भी 700-800 में मिल जाता, लेकिन कितना मिल रहा है, 1900, चाहे कितना भी सब्सिडी दे भाई, सब्सिडी दे रहा है तो क्या हुआ, लेकिन टैक्स तो उसको मिल रहा है। तो इन सब चीजों को किससे रखा गया, जीएसटी के बाहर। तो पूछेगा जीएसटी के अंतर्गत ये चीजें नहीं आती, ध्यान रखना आप लोग को, ठीक। अब हम लोग कहाँ थे, हम लोग इस पर थे ना, ये जीएसटी काउंसिल में, तो ये इन चीजों को शामिल नहीं, तो ये डिसाइड करती है किन चीजों को जीएसटी के शामिल किया जाएगा, किन चीजों को शामिल नहीं किया जाए। तो कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं है वो आपको याद रखना है, याद होगा कि नहीं। हाँ, इसको राज्य सूची के विषय में रखा गया, सबको राज्य सूची की। हाँ, राज्य सूची में गया मतलब राज्य कानून बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा मतलब जितना चाहे मन चाहे कर ले उस पर वो, ठीक है, अपने हिसाब से। समझ आया कि नहीं है। 56वीं क्या हुई, बैठक हुई, किसकी बैठक हुई, अब समझ आते जाएगा फटाफट। जीएसटी परिषद की, ठीक है। डेट 3 सितंबर, 3 से 4 सितंबर, लो इसको भी याद कर सकते हो तो चलो ठीक है। कब बैठक हुई, 3 से 4 सितंबर। डिसाइड किया गया कि नहीं भाई, देश में अब क्या करेंगे, हम 4 स्लैब नहीं रखेंगे। कितना स्लैब रखेंगे, वो जो पहले का 4 स्लैब था याद करो, 5%, 12%, 18%, 28%। बोला गया ये बड़ा हो जा रहा है, इसको तो पहले खत्म करो, ठीक। और किसको खत्म करो बोला, दोनों ऐसे इसको खत्म कर दे, ये दोनों भाई को क्या बोला, छोड़ दे, ठीक है। इसका निर्णय लिया गया किसमें, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में। अब क्यों लिया गया, कैसे हुआ, सारा चीज समझते हैं। देखो जितनी भी वस्तुएं थी, देखना ध्यान समझना, यहाँ पे मैंने आपको पहले बता गया ये कैसी वस्तु थी, इसमें आधारभूत आवश्यकता की जरूरत, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वस्तु,
और इसमें जो वस्तुएं थी इनको कहा जाता था सिन गुड। याद रखना क्या, सिन गुड्स, या इन्हीं को कहा जाता है लग्जरी, क्या बोलते, लग्जरी, या समझ तो गए, लग्जरी वस्तुएं, वाह। इसी को कहा जाता है डीमेरिट वस्तु बोलते हैं, इकोनॉमिक की भाषा में पूछेगा तो क्या, डीमेरिट वस्तुएं, ठीक, डीमेरिट। इसको बोल देते हैं मेरिट वस्तुएं, मतलब समझ रहे हो ना, मेरिट वस्तु मतलब एकदम आवश्यक अर्थव्यवस्था के लिए। डीमेरिट मतलब इसको मोटिवेट नहीं करना, डीमेरिट मोटिवेट करना, ये डीमेरिट करो, इसको बाहर करो, ये अर्थव्यवस्था के लिए जो ज़्यादा चिड़वा रहा है उसके लिए है, ठीक। ऐसे वस्तु बोल दिया। सिन गुड बोलते हैं इसी को, सिन गुड मतलब भोग विलास की वस्तु, ठीक, लग्जरी वस्तु, ये सब इसमें शामिल थी। अब हुआ ये, इसमें भी कुछ चीज़ें शामिल थी, इसमें भी कुछ चीज़ें। अब जब निर्णय लिया गया तो जो चीज़ें इस 18% में थी, मतलब इस 28% में थी, इसमें उसमें से लगभग 90% चीज़ों को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, इस स्लैब में ले आया गया। भारी खुश हो गए ये जितने ये वाले लोग, अब तो हमारा लग्जरी मस्त और खरीदेंगे बोले, ठीक है। लेकिन इनको भी फंसाया है, कैसे वो भी समझना ना। क्या किया गया, 28% स्लैब की वस्तुओं को, 90% वस्तुओं को किस में लाया गया, और इस 18% और 12% की कुछ वस्तुओं, मतलब इसको छोड़ो, इस 12% की 99% वस्तुओं को कितनी, 5% में लाया गया, या तो समाप्त कर दिया गया कि इस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। यही सबसे बड़ा क्या हुआ है, इस बैठक का डिसीजन आया है। अब मैं प्रोडक्ट बताने बैठूं तो फिर पुर जाएगा, ठीक है। तो याद अब समझोगे ना, अब मैंने इसमें कॉन्सेप्ट समझाया पहले आपको कि इसमें कौन कौन सी वस्तु आ सकती हैं, आप दिमाग लगा सकते हो। मैं आपको PDF भेज दूंगा, लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है, वो आप देख लेना। तो ये समझ आया कि नहीं, इस बैठक में ये निर्णय लिया गया। तो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण जो है वो हम देख लेते हैं इसमें, जैसे कि ये वस्तु पूछ सकता है, सिन गुड्स किसको बोलते हैं, लग्जरी और डीमेरिट वस्तु किसको बोलते हैं। तो ये 28% स्लैब में थी पहले। अब बोला कि ये लोग खुश हो गए, वाह 18 में चले गए, वाह अब तो और खरीदेंगे बोले। 18 बोला नहीं भाई नहीं, तुम उस वस्तु को खरीदोगे तो अब तुम दोगे 40%। ले अब खुश हो जाओ, क्या बोला, 40। एक विशेष प्रावधान कर दिया गया उनके लिए, 40% का स्लैब बोल दिया। लग्जरी वस्तुएं, सिन गुड्स वस्तुएं, जिसमें क्या आएगा, राजश्री, सिगरेट, पान मसाला, सारा चीज क्या जाएगा इसी में, लग्जरी वस्तु है ये ठीक। परफ्यूम, बड़ी बड़ी कारें, 1500 सीसी से ऊपर की कारें, ठीक, जितने भी आपके सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, ये सब चीज किसमें शामिल कर दिया गया, लग्जरी चीज है जिसको बोलते हैं डीमेरिट वस्तु या फिर सिन गुड्स, ठीक है, उस पर शामिल कर दिया गया। इनको डिमोटिवेट करना है कुल मिला के उनको, समझ रहे हो, खाना है तो खाओ, मरो लेकिन ज्यादा दे के मरो, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो समझ आया कि नहीं आपको, बताओ कुछ प्रमुख चीजें फटाफट देखते हैं अपन लोग, जिसको हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक आएगा जीवन रक्षा दवाइयां, क्या ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में ना, जीवन रक्षक दवाएं, इन दवाओं को जैसे ORS हो गया, बहुत सारी चीजें आती हैं, कैंसर की बीमारी के जो आती हैं, बहुत सारी जीवन रक्षा दवाई होती है, उनको बोला गया कि इन पर पहले 5% या 12% जो भी था सब खत्म करो। हाँ 18% था, इन सबको बोला गया क्या कि 0% करो। पहले होता था लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब पर लगता था 18%, कितना, इसको भी बोला गया कि ये तो जरूरी है व्यक्ति के लिए, इसको भी क्या करो, 0% करो। तो ऐसे में एजुकेशन की बहुत सारी बातें हो रही थी, एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो एजुकेशन को तो उतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि आपकी कॉपी हो गई, नोट्स बुक, कॉपी, ठीक है, पेंसिल, ऐसे कुछ चीज़ें हैं, स्टेंसिल्स, रबर्स, इन सब कुछ चीज़ों पर जिन पर 12%, 18%, 5% था, उन सबको क्या कर दिया गया, 0% कर दिया गया। मैं सब आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, आपको समझ जाना उससे, ठीक है, आप सब बात। तो ये महत्व कृषि के क्षेत्र में किया गया, किसमें, कृषि में लगता था पहले 18% और 12%, कुछ चीज़ों में, ट्रैक्टर के टायर्स, ट्रैक्टर्स वगैरह में, बहुत सारे उपकरणों में, इनको भी ले आया गया कहाँ पे, 5% में। तो कृषि के क्षेत्र में भी ये क्या हो गया, सुधार हो गया। तो हेल्थ सेक्टर में, ठीक, एजुकेशन सेक्टर में, कृषि के सेक्टर में, मेडिकल फील्ड में, किसमें, मेडिकल फील्ड में भी कुछ वस्तुएं जैसे कि हो गया आपका थर्मामीटर, है ना, थर्मामीटर हो गया, ग्लूकोमीटर हो गया, इन सब चीज़ों पर भी क्या कर दिया गया, पहले टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था और इन पर भी क्या कर दिया गया, टैक्स को कम कर दिया गया, 12% से क्या कर दिया गया, इन पर 5% कर दिया गया, ठीक है।
तो मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे दिखे, 1200 प्रोडक्ट्स हैं, पूरा सब में चेंजेस किया गया है। लेकिन आपको इससे याद रखना है, इससे कि 90% चीज़ें जो 28% वाले स्लैब में थी वो किस में चली गई, जैसे कि एसी, टेलीविजन वगैरह। 22 इंच से 32 इंच से ऊपर के टेलीविजन, ऐसे करके सारा चीज़ आपको मिलेगा, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। वो आप ये समझ आया कि नहीं? ठीक, तो ये हुआ किसमें, हमारे नेक्स्ट जेन। तो पूछेगा ये नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म नाम दिया गया, किसने दिया? प्रधानमंत्री जी ने कहा, ठीक, उन्होंने कहा। लेकिन इसको मीडिया वाले क्या बोल रहे हैं, जीएसटी 2.0 या जीएसटी 2.0। तो ये भी पूछ सकता है जीएसटी 2.0, जीएसटी 2.0। ठीक, इतना याद हुआ कि नहीं? ठीक, तो यही हुआ। लग्जरी वस्तु जैसे महंगी कार, कोल्ड ड्रिंक्स को भी इसमें शामिल किया गया। किसको? कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हो ना आप लोग, स्प्राइट्स, माजा, ये सब चीज़ ये भी आ जाएंगी। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, अब ये पूछेगा कि अगर कोई व्यक्ति जीएसटी पे नहीं करता, जीएसटी के नियमों का उल्लंघन करता है, तो कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? 5 वर्ष की। ठीक, 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखो जीएसटी को फटाफट देख लो, हो गया ना, हो खत्म हो गया ना। सबसे पहले जीएसटी, सबसे, ये सब क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले जीएसटी, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देख रहे हैं अपन लोग की, सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला देश कौन सा है? फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। कब अपनाया? फ्रांस ने कब अपनाया? 1954। 1954, ये याद नहीं करोगे फिर चलेगा, देश याद रखना। भारत, क्या भारत ने किस देश के जीएसटी मॉडल को अपनाया है? पूछेगा, भारत ने किस देश के जीएसटी मॉडल को? तो हमारा जीएसटी मॉडल कौन है हमारा? हाँ, कनाडा। कौन सा? कनाडा। तो ये पूछेगा, ये दोनों याद होगा कि नहीं? ठीक, उसके बाद पूछेगा जीएसटी पर सबसे पहले सहमति देने वाला राज्य कौन सा था? असम। मैंने बताया ना, जीएसटी सबसे पहले असम। जीएसटी पर सबसे अंतिम सहमति देने वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? हाँ, ये भी पूछेगा। जीएसटी पर पहले तो असम ने सहमति दे दी, इन सभी राज्यों की मीटिंग हुई तो उस 33 में से कौन सा राज्य ऐसा था या यूटी ऐसा था जिसने बोला कि सबसे आखिरी में साइन किया कि हाँ चलो भाई चलो करके? कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, वो भी याद रखना, आप लिख लो डाक से, जम्मू कश्मीर। ठीक, ये आपके प्रमुख चीजें हो गए। केलकर समिति हो गया। अब तक विश्व में 160 देश ने, कितने? 160 देश ने किसी न किसी रूप में जीएसटी को अपनाया है। ठीक, उसमें से भारत भी शामिल है, हमने कनाडा का मॉडल को फॉलो किया है। तो ये आपका जीएसटी हो गया। उसके साथ ही साथ अभी चिंता का विषय ये बन गया, जब जीएसटी लागू हुआ उसके बाद ये जब रिफॉर्म्स आए तो सरकार ने कहा कि अभी आप वस्तु खरीदने जाओगे, सरकार ने सख्त हिदायत दी, आप जान लो ये जरूरी है, सरकार ने सख्त हिदायत दिया कि जीएसटी लागू हो जाएगा, जो हम ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं लागू हो जाएगा। कब बोला? 22 सितंबर से। कब से? 22 सितंबर से। डिसीजन लिया गया 56वीं बैठक में 3-4 सितंबर को। बोला गया 22 सितंबर नवरात्रि के दिन से, ये हमारे देश के लिए नवरात्रि और दीपावली का तोहफा है बोल के क्या बोला गया? 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे रिफॉर्म्स। और अगर कोई दुकानदार, अब भाई पहले के पास उसके पास वस्तु होगा स्टॉक में, उसमें रेट पहले का जुड़ा होगा, वो 18% 28% वाला स्लैब वाला रेट होगा, उसके बाद वो आपको उतने रेट में भी बेच सकता है। तो बोला गया कि नहीं, वस्तु भले ही आपको एमआरपी पे ज़्यादा दिखेगा, लेकिन आप उसको कैलकुलेट करोगे नए रिफॉर्म वाले रेट पर और क्या करोगे? दोगे जनता। और अगर नहीं देते हो तो 5 साल की सजा। नहीं दोगे तो 2 हेल्पलाइन नंबर भी है, लिखोगे तो लिख लो, पूछ सकता है। ठीक, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर लिख लो, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800 कितना? 1811 4000, ऐसे याद रखना। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप शिकायत कर सकते हो कि ये मेरे को ये रिफॉर्म वाले रेट से नहीं दे रहा है भाई, तो उसको फिर पकड़ने आ जाएगी वो गवर्नमेंट। ठीक, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट, एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया गया है नेशनल लेवल पर, उस पर भी आप जाके शिकायत दर्ज करा सकते हो। बहुत सारे नंबर्स निकाले गए हैं राज्य स्तर पर भी, उन पर भी आप शिकायत कर सकते हो। और यही सख्त हिदायत दी गई है कि आप भाई जनता के लिए, अब इससे जनता को क्या फ़ायदा हुआ? देखो भाई, जनता
5% मतलब बहुत सारी चीजें आ गई, तो जो जनता गरीब वर्ग की थी, जो कुछ चीजों का उपभोग नहीं कर पा रही थी, उसके लिए भी वस्तुएं आ गई। एसबीआई की रिपोर्ट बताती है कि इससे केंद्र सरकार, राज्य सरकार को एक साल में 50,000 करोड़ का नुकसान होगा। कितने? लेकिन सरकार इसको वहन करने को रेडी है। क्यों भाई? सरकार, जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया तो उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाओ। क्यों कहा? क्योंकि अमेरिका ने बढ़ाया है टैरिफ। क्या बढ़ाया है? तो व्यापार, हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इससे प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसको रिकवर करने के लिए, ठीक है, टैरिफ बढ़ गया तो इधर अब यहाँ के हमारे देश की जो व्यवसायी लोग हैं उनको तो नुकसान होगा ना, वो नहीं बेच पाएंगे ज़्यादा रेट पर, अब इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट हमारा नहीं टिक पाएगा। तो बिक्री बढ़ेगी। अगर हमारे देश में ही उस चीज़ की मांग बढ़ जाएगी स्वदेशी वस्तु की, तो हमको विदेश जाने की क्या जरूरत भाई? तो इसीलिए कहा कि अब इसके टैक्स स्लैब्स को हम कम करते हैं, इससे व्यवसायियों को भी लाभ होगा, उपभोक्ताओं को सीधा असर पड़ेगा, हमको कम पैसा देना पड़ेगा, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी हमारे लिए, दैनिक जीवन की वस्तुएं, मेडिकल फील्ड की वस्तुएं, किसानों के लिए भी ये अच्छा है। तो सब के लिए क्या है? ये अच्छा है। तो इसी को कहा गया ईजी फॉर लिविंग एंड बिल्ड, मतलब पूरा बोला ईजी डूइंग फॉर ईजी बिजनेस, मतलब ईजी टू डूइंग बिजनेस, व्यापार को सरल बनाना। किसको? व्यापार सरल बनेगा, सबके पास क्या होगा? कम दर पर टैक्स जब मिलेगा तो क्या होगा? व्यापार पूरा अच्छे से चलेगा, जनता भी खुश, उद्योगपति भी खुश, लेकिन देश की सरकार का क्या हो गया? लेकिन एसबीआई ने कहा कि पहले साल तो 50,000 करोड़ का होगा, लेकिन आने वाले कुछ साल में ये अचानक से क्या करेगा? देश की जीएसटी में जब होगा ये अचानक से ग्रोथ पे पहुंचेगा। मतलब शुरू में डीमेरिट स्तर पर जाएगा, मतलब नीचे जाएगा, नीचे गिरेगा, हमारा रेखा जो है बाहर जो है नीचे गिरेगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अचानक क्या होगा? ये बढ़ेगा। ऐसी आशंका भी इसमें उन्होंने बताई है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए जीएसटी। आपको ये स्लैब्स याद रखने हैं। वर्तमान में कितने स्लैब बोलेगा? तो 2 स्लैब हो गए हैं। कौन कौन से? मात्र एक 5% और एक 18%, बाकी सबको समाप्त कर दिया गया। एक स्पेशल स्लैब जोड़ा गया है 40% का, जिसमें सिन गुड्स को जोड़ा गया है, ये 5%, 18%, और एक अगर चाहो तो ये 0% में भी याद रखना, ठीक, बहुत सारी चीज़ों की 0% में कन्वर्ट कर दिया गया। ये समझ आया कि नहीं आपको? ठीक, तो यही था आज का हमारा क्या? जीएसटी। जीएसटी के मतलब हमने देखा कि जीएसटी क्या था, कैसे जीएसटी आया, पूरा जीएसटी का पृष्ठभूमि, कौन से आर्टिकल्स में जीएसटी के विषय में बात की गई है, क्या क्या संशोधन हुए, संविधान संशोधन क्या हुआ, कैसे जीएसटी रिफॉर्म्स लाया गया, क्या क्या स्लैब थे, जीएसटी के प्रकार क्या थे, जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। उसके बाद हमने देखा कितने राज्य जीएसटी परिषद के सदस्य हैं, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है। सबसे क्वेश्चन बन सकता है कहीं से भी, लेकिन मुझे ये लगता है इतने चीज़ों को अगर आप पढ़ लेते हो तो जीएसटी से कहीं से भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बना लोगे। जो चीज़ नहीं भी पता होगा तो आप ऑप्शन काट के बना लोगे कि नहीं। बस ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पढ़नी होंगी, लेकिन इससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन सी वस्तु किस स्लैब पे है ज़्यादा। कुछ आधारभूत वस्तुओं को याद रखना, जैसे ये हेल्थ इंश्योरेंस वाला हो गया, ये जीवन रक्षक दवाई, ये मेडिकल फील्ड की वस्तुएं, ये कॉपी, ये कृषि उपकरण, ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको याद रखना। जैसे दूध, दही, पनीर, इन सब चीज़ों पर भी 0%, वो सारी चीज़ आप एक बार मैं आपको भेजूंगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट आई है मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप उसको वेबसाइट पर भी जा करके पढ़ सकते हो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा उसका, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो ये आप बताओ कुछ प्रश्न। वजह पूछ देगा, रिफॉर्म की वजह क्या थी, तो आम जनता को लाभ पहुंचाना, उद्यमियों को लाभ पहुंचाना, व्यापारियों के लिए कर की संरचना को आसान बनाना, यही सारी चीजें हैं। कुछ भी पूछे आप बना लोगे ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए जीएसटी, जीएसटी रिफॉर्म्स, जीएसटी से संबंधित अधिनियम, सारा चीज, ठीक है। तो बाकी हम लोग देखेंगे जब भी कुछ नया चीज आएगा, अगला हम लोग अगले वीडियो पे, अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए, हाँ क्या राज्य में, हाँ वो राज्य मंत्री नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी हो सकते हैं, राज्य मंत्री कोई भी हो सकता है ना, वो निर्मला सीतारमण के साथ काम करेगा। लेकिन वेन अध्यक्ष पूछेगा, अध्यक्ष कौन है, निर्मला सीतारमण। और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री कौन है ये पूछेगा। अभी गए थे ना बैठक में ओपी चौधरी जी, वहां पे तो ओपी चौधरी जी, और बोल रहे थे जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर, सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन करने वाला, ठीक। तो यही बैठक में जाके बता रहे थे उसको, ठीक है।